हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम लोग एनालम एज वेल एज फ्रिक्शन का क्विक रिवीजन करेंगे। प्री रिवीजन इन 15 मिनट्स एंड 36 सॉल्व प्रॉब्लम्स इन 60 मिनट्स। ठीक है, कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे अराउंड 5, और जे एडवांस के भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अराउंड 4। एक क्वेश्चन जेई मेन 2020 का भी है। इंटीरियर टाइप के प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। हर टाइप का प्रॉब्लम डिस्कस हुआ है जो नॉर्मली आप जानते हो वो सब तो है ही, प्लस कंस्टेंट मोशन, कटिंग ऑफ ए स्प्रिंग, बर्निंग ऑफ स्ट्रिंग, सब टाइप का क्वेश्चन डिस्कस हुआ है। टाइम स्टैम्प और पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो, क्वेश्चन खुद से ट्राई करो और फिर ये वीडियो देखो। ठीक है, अब 75 मिनट्स में 2 चैप्टर्स कंप्लीट करना विथ 36 प्रॉब्लम्स इन अराउंड 75 मिनट्स, तो मैक्सिमम उससे कम भी लग सकता है। तो इससे अच्छा आपका टाइम का यूटिलाइजेशन नहीं होगा अगर आप रिवाइज करना चाहते हो लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन। तो ठीक है ना, इससे ज़्यादा एफिशिएंट मेथड कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसको आप एक सीटिंग में ही देखना और पूरा देखना। ठीक है, तो चलो यहाँ पे मैं टाइम स्टैम्प का मेथड बता देता हूँ। तो आपको डिस्क्रिप्शन देखोगे तो ऐसा कुछ दिखेगा, हर एक क्वेश्चन के बगल में एक ब्लू में टाइम लिखा रहेगा, उस सिर्फ टाइम को क्लिक करेंगे तो वो क्वेश्चन खुल जाएगा। ठीक है, तो सपोज क्वेश्चन नंबर 9 के अगेंस्ट जो टाइम लिखा है इसको क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 9 वाला पार्ट खुल जाएगा वीडियो में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थ्योरी का रिविजन। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स की सिस्टम पे 0 है तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम 0 होगा। ठीक है, इसका उल्टा भी ट्रू है। मतलब क्या, अगर आप किसी सिस्टम को देख रहे हो और उसका एक्सेलरेशन आपको 0 दिख रहा है तो आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि उस सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है। एक्सटर्नल फोर्स मतलब आप सिस्टम में जिसको भी मान रहे हो ये आपका सिस्टम है, तो सिस्टम के बाहर वाले ऑब्जेक्ट्स जो सिस्टम पे फोर्स लगाएंगे उसको एक्सटर्नल फोर्स बोलेंगे। ठीक है, सपोज 5 लोग हैं, 5 ऑब्जेक्ट्स है, 1 2 3 4 5, तो 3 4 और 5 के कारण जो फोर्स लगेगा इस पे उसको हम लोग एक्सटर्नल बोलेंगे। लग भी सकता, नहीं भी लग सकता, लेकिन उन्हीं फोर्सेस को एक्सटर्नल बोलेंगे। और 1 जो 2 पे लगाएगा, 2 जो 1 पे लगाएगा उसको इंटरनल बोलेंगे। कि सिस्टम को आप सिस्टम में आपने 1 और 2 को लिया है। सिस्टम में क्या चूज़ करना नहीं चूज़ करना आप क्वेश्चन पढ़ के पता चल जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, और बहुत सारे टाइम तो ये भी होता है कि क्वेश्चन मतलब भले सेम ही क्वेश्चन हो लेकिन अलग अलग सिस्टम चूज़ करके भी आंसर आता है। ठीक है ना, वो आप हिट एंड ट्रायल वाला मेथड है। आप कुछ इनफ नंबर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सिस्टम लेंगे तो सबसे जल्दी आंसर में आ सकते हैं। ठीक है ना, वो खाली प्रैक्टिस वाली चीज़ है। ठीक है, सेकंड लॉ क्या बोलता है? नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब सिस्टम के बारे में यहाँ पे बताया, सिस्टम में 1 पार्टिकल भी हो सकता है, 1 लाख पार्टिकल, जितना मन चाहे उतना पार्टिकल हो सकता है, लेकिन एक कंडीशन है कि हर एक पार्टिकल जिसको आप सिस्टम में चूज़ किए उन सब का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपको तो यहाँ पे 2 ब्लॉक दिख रहा होगा तो इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन अलग है तो इनको एक सिस्टम नहीं ले सकते। वैसे बहुत सारे टीचर्स इनको लेके क्वेश्चन बनाते हैं और आंसर आ भी जाता है, लेकिन सिर्फ लक्की है हम लोग इसलिए आ गया। ठीक है, यूजुअली बहुत सारे केसेस में नहीं भी आता है। ठीक है ना, तो हम लोग यही मानेंगे अगर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन सेम होगा तभी सिस्टम में लेंगे, चीज़ों को अदरवाइज नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी को सिस्टम नहीं ले सकते, है ना। अब ये पॉइंट तो मैं बता चुका हूँ। आप सिस्टम कुछ और लोगे तब भी आंसर आ जाएगा जो क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि मैं जब आगे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा कि सर ने इसी को सिस्टम क्यों लिया। आपको जो मन कर रहा है उनको भी सिस्टम लोगे तो तब भी आंसर आ जाएगा। मोस्ट केसेस में ऐसा होता है। ठीक है ना, आंसर तो आना ही है। ठीक है ना, सिस्टम में आप कुछ भी चूज़ करो। ठीक है, किसी किसी केस से जल्दी आएगा, किसी केस से देर से आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड लॉ क्या बोलता है? फोर्स बाय ऑब्जेक्ट ए ऑन ऑब्जेक्ट बी विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फोर्स बाय ऑब्जेक्ट बी ऑन ऑब्जेक्ट ए। इसको एक्शन रिएक्शन पेयर ही बोलते हैं। वैसे किसी को भी एक्शन किसी को भी रिएक्शन बोल सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ए बी पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, जितना मैग्नीट्यूड का लगाएगा, बी ए पे उतना ही मैग्नीट्यूड का लगाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। ठीक है, ए और बी कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। अब सब कुछ कॉमन फोर्सेस के बारे में समझते हैं। सबसे पहले टेंशन। तो एक स्ट्रिंग है, उसमें पॉइंट दिखाया गया, उस पॉइंट पे मार्क किया गया कि टेंशन का वैल्यू 15 न्यूटन है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इस पॉइंट के लेफ्ट पार्ट और इस पॉइंट के राइट वाला पार्ट, तो लेफ्ट वाला पार्ट राइट वाले पार्ट को अपने तरफ खींच रहा होगा 15 न्यूटन से, यहाँ पे दिखाया गया है। राइट वाले पार्ट पे लेफ्ट वाला पार्ट 15 न्यूटन लगा रहा है, और सिमिलरली राइट वाला पार्ट लेफ्ट वाले पार्ट को अपने तरफ खींच रहा होगा 15 न्यूटन से, थर्ड लॉ के कारण। ठीक है, दोनों देखो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है। ठीक है ना, तो किसी पॉइंट पे टेंशन बताते समय आपको डायरेक्शन नहीं बताना है, कोई मतलब ही नहीं है। लोग पूछते टेंशन का डायरेक्शन क्या है, वो डिपेंड करेगा आप किस पार्ट का बात करो। इस पार्ट पे बात करो तो इस पार्ट पे टेंशन इस तरफ लग रहा है, और इस पार्ट का बात करोगे तो टेंशन उस तरफ लग रहा होगा। ठीक है ना, तो हमेशा मैं पॉइंट करके दिखाऊंगा ऐसे टेंशन। न्यूटन्स लॉ लिखते समय मैं टेंशन का डायरेक्शन बताऊंगा क्योंकि उस समय ऑब्जेक्ट में चूज कर लूँगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे टेंशन का मतलब समझा दिया हूँ। अब टेंशन सेम एट ऑल पॉइंट्स इन ए मासलेस स्ट्रिंग। किसी मासलेस स्ट्रिंग में टेंशन हर पॉइंट पे सेम तभी होगा अगर डज नॉट हैव एनी शार्प बेंट। ठीक है, उसका एग्जांपल यहाँ पे दिखाया हूँ। जैसे यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, इसमें देखोगे आप तो जैसे चल रहा था अचानक से यहाँ पे शार्पनेस आ गया है ना, अचानक से ऐसे बेंड हो गया। ठीक है ना, तो इस केस में टेंशन इस पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग और इस पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग में अलग अलग रहेगा। अगर ये मासलेस स्ट्रिंग है फिर भी टेंशन यहाँ और यहाँ डिफरेंट रहेगा। ठीक है, लोग यूजुअली सोचते हैं कि मासलेस स्ट्रिंग है तो हर पॉइंट में टेंशन सेम होगा,
नहीं। अगर ये मासलेस स्ट्रिंग है तो T1 T2 तब भी डिफरेंट होगा क्योंकि यहाँ पे शार्प टर्न आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे कोई शार्प टर्न नहीं आया तो यहाँ पे इस मासलेस स्ट्रिंग में हर पॉइंट पर टेंशन सेम रहेगा 50 न्यूटन, ठीक है। कैलकुलेट करके देख सकते हैं। वैसे यहाँ पे एक पुली ब्लॉक वाला सिस्टम है, तो यहाँ पे 2 मासेस है, इस मासलेस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये मासलेस स्ट्रिंग है ना, हर केस में मासलेस स्ट्रिंग ही है ऑफ कोर्स। ये मासलेस स्ट्रिंग था, ये भी मासलेस स्ट्रिंग है, ठीक है ना। तो ये मासलेस स्ट्रिंग जो है, अगर टेंशन इन लेफ्ट मतलब ये वाला पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग का टेंशन इस वाला पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग का टेंशन के बराबर होगा अगर, तो तभी हो सकता है जब ये पुली जो है मासलेस हो, ठीक है। ओके, ये दोनों कंडीशन में कोई भी एक भी वैलिडेट हो रहा होगा तो टेंशन सेम नहीं रहेगा, ठीक है ना। भले मासलेस स्ट्रिंग हो तब भी सेम नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखना हर स्ट्रिंग यहाँ पे मासलेस ही दिखा रहा हूँ, है ना। टेंशन जो सेम आता है मासलेस स्ट्रिंग में ही आ सकता है, मास वाले स्ट्रिंग में भी आ सकता है लेकिन वो बहुत कम केसेस है। मासलेस स्ट्रिंग में टेंशन सेम आ सकता है लेकिन उसका 2 कंडीशन है, ठीक है। अब टेंशन हमेशा पुलिंग फोर्स है, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाया था कि ये लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट को अपने तरफ खींच रहे हैं, जैसे स्प्रिंग स्ट्रेस्ड स्प्रिंग के बारे में सोचा करो, ठीक है ना। वैसे ही टेंशन एक्ट करता समझ लो, ठीक है। ओके, नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स, ये एक पुशिंग फोर्स का एग्जांपल है और ये हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेसेस इन कांटेक्ट लगता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 ब्लॉक्स है, ए ब्लॉक का लोअर सरफेस और बी ब्लॉक का अपर सरफेस कांटेक्ट में दिख रहा है आपको, ठीक है ना। तो जब भी कांटेक्ट सरफेस रहेंगे तो नॉर्मल फोर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ए पे बी के कारण नॉर्मल ऊपर लगेगा क्योंकि पुश करना चाहता है बी ए को अवे, है ना। मतलब नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन ही वैसे होता है, वैसे ए बी को डाउनवर्ड पुश करेगा, है ना। तो ए पे नॉर्मल फोर्स बाय बी अपवर्ड होगा, बी पे नॉर्मल फोर्स बाय ए डाउनवर्ड लगेगा। फिर से इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है, ठीक है। मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेसेस इन कांटेक्ट लगता है। फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स बिटवीन एनी 2 सरफेसेस इन कांटेक्ट ओनली इन 2 केसेस। तो फ्रिक्शनल फोर्स 2 सरफेस इन कांटेक्ट पे के बीच में लग सकता है, तो नॉर्मल फोर्स भी कांटेक्ट फोर्स है, 2 सरफेस को कांटेक्ट चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स भी कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है ना। अब वो दोनों केसेस कौन कौन से, सिर्फ 2 ही केस में फ्रिक्शन लग सकता है। पहला केस, अगर देयर इज द टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग बिटवीन द 2 सरफेस इन कांटेक्ट, अगर उसमें फिसलने का, एक दूसरे के ऊपर फिसलने का यानी रिलेटिव मोशन का चांसेस हो, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को स्लिप करना चाह भी रहा होगा तब भी फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है ना। उस फ्रिक्शन को हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं क्योंकि अभी चाह रहा है, एक्चुअल स्लिपिंग स्टार्ट नहीं हुआ, इसलिए इसका नाम है स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। एफएस से नोट करते हैं। वैसे अगर एक्चुअल स्लिपिंग हो रहा होगा दोनों सरफेस के बीच में, ठीक है, तब उसको हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, एफ के से नोट करते हैं, है ना। एग्जाम्पल समझाऊंगा नीचे, तो पहले फॉर्मूलाज देख लेते हैं। जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो लेस देन इक्वल टू म्यू एस एक कांस्टेंट है जिसको कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, इनटू नॉर्मल फोर्स बिटवीन द पेयर ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट, ठीक है। किनके बीच का नॉर्मल फोर्स, जिनके बीच का फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो। तो ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, जैसे यहाँ पे ए और बी के बीच का फ्रिक्शन निकालना होगा तो इनके बीच का नॉर्मल लेना होगा, बी और सी के बीच का नॉर्मल नहीं लेंगे, ठीक है ना। ए और बी के बीच का फ्रिक्शन निकालना है तो ए और बी के बीच का नॉर्मल लेंगे, है ना। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में वही वाला नॉर्मल लेंगे, इन ऑब्जेक्ट्स के बीच का स्टैटिक फ्रिक्शन निकाल रहे हो, और काइनेटिक फ्रिक्शन में भी वही वाला नॉर्मल लेंगे, ठीक है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन में जो कांस्टेंट आता है उसको कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन में जो कांस्टेंट आता है उसको कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन का एक मैक्सिमम वैल्यू होता है, ठीक है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन 0 से लेकर उस मैक्सिमम वैल्यू तक कोई वैल्यू ले सकता है। स्टैटिक फ्रिक्शन 0 से लेकर उस मैक्सिमम वैल्यू तक कुछ भी वैल्यू ले सकता है। तो बहुत सारे टाइम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू इंटू एन है, गलत है, क्योंकि म्यू इंटू एन मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन उसके बराबर हो भी सकता है, उससे कम भी हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चंस में हम लोग समझेंगे, है ना। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है म्यू एस एन। काइनेटिक फ्रिक्शन का एक ही वैल्यू होता है, म्यू के इंटू एन, ठीक है। हमेशा फिर से याद रखना, जिस सरफेस के बीच का फ्रिक्शन निकाल रहे हो उनके बीच का नॉर्मल लेंगे, किसी और पेयर के बीच का नॉर्मल नहीं लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल, एक हेवी अलमीरा जिसका मास है 100 kg और अलमीरा और फ्लोर के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट 0.5 दिया हुआ है, काइनेटिक फ्रिक्शन का 0.4 दिया। बहुत सारे प्रॉब्लम्स में दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं अलग अलग लेके आपको कुछ इलस्ट्रेट करना चाहता हूँ, ठीक है ना। ये आदमी अलमीरा को ढकेल रहा है राइट की तरफ विथ फोर्स एफ, है ना। तो अगर हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकाले तो स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम ऊपर देखे थे कितना होता है, म्यू एस इंटू एन। तो म्यू एस इंटू एन, म्यू एस इंटू एन, एन मतलब एम जी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो म्यू स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 500 न्यूटन है, वैसे काइनेटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू इतना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे मैं मैन के कारण जो पुशिंग फोर्स है उसका कुछ कुछ वैल्यू यहाँ पे लिया हूँ और उसके अगेंस्ट में यहाँ पे बताया हूँ कि फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, ठीक है। तो अगर मैन इसको पुश नहीं कर रहा है तो इस अलमीरा का इस सरफेस पे चलने का कोई टेंडेंसी है ही नहीं, तो फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं। देयर इज नो टेंडेंसी, तो फ्रिक्शन 0 लगेगा, ठीक है। मैन मान लो 10 न्यूटन फोर्स है, इसको ढकेल रहा है तो 10 से ढकेलेगा, ठीक है। अब फ्रिक्शन कितना लग सकता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 500 है, लेकिन 500 नहीं लगेगा क्योंकि उसको स्लिपिंग रोकने के लिए सिर्फ 10 ही लगाना है। मैन राइट की तरफ 10 से धकेल रहा है तो फ्रिक्शन अलमीरा को लेफ्ट की तरफ 10 से ढकेलेगा, ठीक है। तो 10-10 मिलकर कैंसिल हो जाएगा, अलमीरा वहीं का वहीं रहेगा, है ना। तो फ्रिक्शन रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो आप मैन अगर 10 न्यूटन से राइट की तरफ ढकेलेगा तो ग्राउंड के कारण जो फ्रिक्शन लग रहा होगा अलमीरा पे वो लेफ्ट की तरफ लगेगा 10 न्यूटन, ठीक है ना। वैसे मैन 499 न्यूटन लगा रहा है, कुछ भी यहाँ से यहाँ के बीच में कुछ भी लगाएगा तो फ्रिक्शन भी उतना मैच कर पाएगा, ठीक है। अभी तक याद रखना मोशन नहीं हो रहा है, जितना मैन लगा रहा है उतना फ्रिक्शन भी लगा दे रहा है, ठीक है। मैन 500 न्यूटन लगाएगा तब भी फ्रिक्शन 500 न्यूटन लगा देगा क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 500 है,
ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक कभी मोशन नहीं हुआ है ना, मैन ढकेलता रहा लेकिन मोशन हुआ नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन मैन का इफेक्ट को कैंसिल कर दे रहा था। ठीक है, अब जब मैन उतना फोर्स लगा रहा है जितने स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है, तो हम लोग बोलते हैं अभी अलमीरा जो ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग है। ऑन द वर्ज मतलब इसके जैसे ही क्रॉस करेगा फोर्स, अब अलमीरा स्लिप होने लगे, क्योंकि ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है। मतलब मैक्सिमम मेहनत जो फ्रिक्शन लगा सकता था ऑब्जेक्ट्स का स्लिपिंग रोकने के लिए, वो ऑलरेडी लगा रहा है। इससे ज़्यादा मेहनत का रिक्वायरमेंट होगा तो ऑब्जेक्ट स्लिप करेंगे ही करेंगे, तो इसलिए इसको वर्ज ऑफ स्लिपिंग बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे आप 500 से थोड़ा भी ज़्यादा करोगे फोर्स, अब मोशन तो होना ही होना है। ठीक है, तो मोशन जैसे होगा काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना था, वो हमेशा 400 रहेगा। देखो काइनेटिक फ्रिक्शन में कुछ मैक्स वैक्स नहीं लिखे, क्योंकि उसका वैल्यू फिक्स रहता है। स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू जो होगा उसमें मैक्सिमम लिखा जाता है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन 0 से लेके इस वैल्यू तक कुछ भी ले सकता है, तो 0 से लेके इस वैल्यू तक कुछ भी ले सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ठीक है, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा 400 ही लगेगा, है ना। तो जब एक्चुअल मोशन होने लगेगा, एक्चुअल स्लिपिंग होने लगेगा, मोशन नहीं बोलना चाहिए, एक्चुअल स्लिपिंग होने लगेगा तब काइनेटिक लगेगा, और जब स्लिपिंग का टेंडेंसी था तब स्टैटिक लगेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई टेंडेंसी नहीं था, 0 लग रहा था। ठीक है, अब खाली ग्रेविटेशनल फोर्स ही नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, बाकी सब फोर्सेज जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो सब फोर्सेज, चाहे फ्रिक्शन ले लो, नॉर्मल ले लो, स्प्रिंग फोर्स ले लो, टेंशन ले लो, सब कॉन्टैक्ट फोर्सेज। ठीक है ना। अब 12th में आप पढ़े होंगे कि कूलम्स लॉ वाला फोर्सेस, कूलम फोर्स, ग्रेविटेशन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, वो सब भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ही है, लेकिन उन सब का क्वेश्चन तो हम लोग करते नहीं इस चैप्टर में, इसलिए उनको मैं यहाँ पे लिखा नहीं हो, वैसे तो तीनों को लिखाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना, यानी ऑब्जेक्ट्स पे बिना कांटेक्ट का सिर्फ अर्थ फोर्स लगा सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और बाकी सब फोर्सेस के लिए कांटेक्ट चाहिए। इसका मतलब क्या है, जब भी आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो पता कर लेना ऑब्जेक्ट्स के कांटेक्ट में कौन कौन है, वो लोग इनमें से कुछ कुछ लगा रहे होंगे, और नॉन कांटेक्ट फोर्स सिर्फ अर्थ लगाएगा ग्रेविटेशनल के फॉर्म में। ठीक है, और थर्ड लॉ के कारण आपको अगर अर्थ नीचे खींच रहा होगा एमजी से, तो आप भी अर्थ को ऊपर खींचोगे एमजी से। ठीक है, थर्ड लॉ है ना। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। Question number 1. A mass of 10 kg is suspended by a rope of length 4 meter from the ceiling. A force F is applied horizontally at the midpoint of the rope such that the top half of the rope makes an angle 45 degree with the vertical. Then F equals. तो क्वेश्चन का सेटअप मैं ड्रॉ किया हूँ, रोप के मिड पॉइंट पर फोर्स लगाए तो अपर हाफ जो है वो टिल्ट हो गया, टिल्ट होके वर्टिकल के हाथ 45 डिग्री बनाया। ठीक है ना, अभी इक्विलिब्रियम में, यहाँ पे इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0 इस पे, है ना। तो एफ का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो इसके ऊपर कॉन्टैक्ट में कौन, इसके कॉन्टैक्ट में सिर्फ रस्सी है, तो रस्सी टेंशन लगाएगा ऊपर। ठीक है, और इसको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इस पर अर्थ लगाएगा mg, है ना, mg मतलब 100 न्यूटन। ठीक है, तो टेंशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन, है ना। अब इस रस्सी में टेंशन 100 न्यूटन एक बार पता कर लिए, मासलेस रोप होना चाहिए, यहाँ क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा तो आप मान लो, यहाँ पर चलो लिख दिया है मासलेस रोप होगा, तो टेंशन यहाँ पे आपने पता कर लिया 100 न्यूटन है, तो इस पॉइंट पे भी 100 न्यूटन होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो पॉइंट है इसका अगर हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, यहाँ वाले पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, तो उसको इस तरफ मैन खींच रहा है एफ से, इस तरफ टेंशन खींच रहा है ई से। ठीक है, और इस तरफ का टेंशन कुछ खींच रहा होगा, है ना। ध्यान देना यहाँ पे, क्योंकि ये एंगल 45 डिग्री है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ से जो इस पे टेंशन लग रहा है, ठीक है, ये टेंशन, ये फोर्स और यहाँ का टेंशन, ये तीनों मिलके नेट फोर्स 0 करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में है ना। तो ये तीनों का नेट रिजल्टेंट क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब ये है कि इन दोनों का रिजल्टेंट इसको कैंसिल कर रहा होगा। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैंसिल करेगा, इसका मतलब क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट इसके अपोजिट आना चाहिए। ठीक है, तभी तो इसको कैंसिल करेगा ये, इन दोनों का रिजल्टेंट जो ऐसा आएगा। ठीक है ना, और तभी पॉसिबल है जब ये 45 है तो ये भी 45 हो, क्योंकि अपोजिट होगा तभी तो कैंसिल करेगा। ठीक है ना, इसका मतलब ये 45, इसका मतलब क्या है, ये एफ है तो ये भी एफ है ना। ठीक है, यानी टेंशन और एफ इक्वल है, और टेंशन का वैल्यू कितना था, 100 न्यूटन, तो एफ का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 2. अ ट्रॉली इज बीन पुल्ड अप एन इंक्लाइन प्लेन बाय मैन सिटिंग ऑन इट. ही अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 250 न्यूटन. इफ द कंबाइंड मास ऑफ द मैन एंड द ट्रॉली इज 100 kg, द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रॉली विल बी। ठीक है, तो मैन प्लस ट्रॉली, इस पूरे चीज़ का कंबाइंड मास है 100 kg। ठीक है ना। अब ध्यान देना कि दोनों एक साथ चलेगा, मैन ट्रॉली के ऊपर है ना, और मान लेते हैं कि मैन ट्रॉली के ऊपर मूव नहीं कर रहा है, ट्रॉली के साथ ही आगे पीछे बढ़ रहा है। जस्ट लाइक आप ट्रेन के अंदर चुपचाप बैठे होगे तो ट्रेन के साथ आगे पीछे होगे। ठीक है ना, तो ये पूरा चीज़ एक साथ मूव करेगा, तो इसको सिस्टम ले लेते हैं। अब इस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्सेस, डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग क्या क्या है, एक्सटर्नल फोर्सेस, देखो इस सिस्टम किसको लिए, इसको लिए, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग एक्सटर्नल फोर्सेस, यहाँ से लगेगा टेंशन। ठीक है, याद रखना है ये रस्सी सेम है, तो यहाँ टेंशन टी है, तो यहाँ भी टेंशन टी है, यहाँ भी टेंशन टी है। ठीक है, अब क्योंकि पुली मासलेस है तो हम लोग क्या करेंगे, इस पुली पे नेट फोर्स 0 करेंगे। तो पुली पे नेट फोर्स 0 क्यों होगा, ये कब होगा, क्योंकि मासलेस चीज़ पे हमेशा नेट फोर्स 0 होगा। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है ना, तो इस पुली पे ऊपर 2 टी लग रहा है, तो इस तरफ 2 टी लगे, तो यहाँ पे टेंशन कितना हो जाएगा, 2t। समझ में आई बात, क्योंकि इस पुली को उस तरफ ये रस्सी टी से इधर खींच रहा है, ये रस्सी भी टी से इधर खींच रहा है। ठीक है ना, तो इस पुली को ये रस्सी इधर 2t से खींचेगा, है ना। लेकिन मैं इसको ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पुली को मैं सिस्टम ने लिया हूँ, मैं सिस्टम इसको लिया, तो इस पे फोर्स इस तरफ 2t लगेगा। समझ में आया, क्योंकि इस रस्सी में टेंशन 2t है ना। तो ये सब फोर्सेस t और 2t
तो इस सिस्टम का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इसके ऊपर अप द इंक्लाइन 3t लग रहा है, डाउन द इंक्लाइन कितना लगेगा mg sin थीटा, इसका जो भी मास होगा mg sin थीटा, ठीक है, थीटा mg sin थीटा mg, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ लगाते हैं, अगर एक्सेलरेशन अपवर्ड है तो नेट फोर्स दिस माइनस दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। आपको सब चीज का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है। टेंशन का वैल्यू पता है क्या? नहीं, टेंशन का वैल्यू पता है ना मैं, हाँ। अब देखो टेंशन कैसे पता करेगा, मैन रोप को जितने फोर्स से खींचेगा रोप भी मैन को उतने फोर्स से खींचेगा, तो टेंशन वैल्यू इक्वल टू जितना मैन रोप को खींच रहा होगा, ठीक है ना। तो टेंशन का वैल्यू पता है, mg का वैल्यू पता है, sin 15 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन सबको पुट करेंगे तो a का वैल्यू मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में अंडर व्हाट कंडीशंस विल एन ऑब्जेक्ट बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब अधिकतर लोग सोचते हैं ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो इक्विलिब्रियम में, नहीं, इक्विलिब्रियम मतलब एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो मतलब नेट फोर्स जीरो, ठीक है। एक्सेलरेशन जीरो मतलब क्या, या तो वेलोसिटी जीरो है या कांस्टेंट, ठीक है। जीरो भी एक कांस्टेंट ही होता है, तो एक वेलोसिटी जीरो रहे या नॉन जीरो कांस्टेंट रहे, इन दोनों केसेस में ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जीरो तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में इन द सिस्टम शोन इन द फिगर m1 इज ग्रेटर देन m2, सिस्टम इज हेल्ड एट रेस्ट बाय थ्रेड BC जस्ट आफ्टर द थ्रेड BC इज बर्न्ड। तो इस थ्रेड को पहले पूरा रेस्ट पे, ठीक है ना, इस थ्रेड को काट दिया हम लोग या बर्न कर दिया, ठीक है ना। अब हमेशा आपको याद रखना है कि टेंशन इन स्ट्रिंग कैन चेंज अब्रप्टली, ठीक है ना। टेंशन का वैल्यू अभी 10 न्यूटन है तो नेक्स्ट मोमेंट में 50 न्यूटन हो सकता है, तुरंत छोटे समय में अच्छा खासा चेंज आ सकता है टेंशन इन स्ट्रिंग में, ठीक है। लेकिन स्प्रिंग में जो टेंशन होता है वो k टाइम्स डिफॉर्मेशन होता है, स्प्रिंग का टेंशन k टाइम्स डिफॉर्मेशन होता है, स्प्रिंग फोर्स k टाइम्स डिफॉर्मेशन होता है, और डिफॉर्मेशन को चेंज होने में टाइम लगेगा थोड़ा, चाहे कितना ही फास्ट हो कुछ ना कुछ फाइनाइट टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि टेंशन कैन चेंज इंस्टेंटेनियसली और स्प्रिंग फोर्स कैन नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली, क्योंकि स्प्रिंग का लेंथ या डिफॉर्मेशन को चेंज करने में टाइम लगता है। टेंशन जो है स्ट्रिंग में वो कभी भी तो इंस्टेंटेनियसली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, मतलब प्रिंटिंग एरर है, ठीक है। अब ऑप्शन चूज करना है, इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ m2 विल बी अपवर्ड। ये सही है क्योंकि जैसे ही आप स्ट्रिंग को काटोगे, पहले तो m2 को ये स्ट्रिंग और mg ये तीनों रोक के रखे थे, ठीक है ना। जैसे स्ट्रिंग को काटोगे तो लोअर नीचे खींचने वाला फोर्स कम हो जाएगा, तो m2 ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा। समझ में आ रही बात? अभी m2 पे ऊपर की तरफ टेंशन है, नीचे की तरफ यहाँ से टेंशन है, दोनों टेंशन ऑफ कोर्स डिफरेंट होंगे और mg भी है, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये दोनों मिल के इसके बराबर हो रहा होगा, तभी ये रेस्ट पे था। जैसे इस स्ट्रिंग को काट देंगे तो एक टेंशन गायब हो जाएगा, है ना, एक टेंशन गायब हो जाएगा। तो ये गायब हो गया, तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड होगा, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है। मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ बोथ विल बी इक्वल टू दिस। अब ये गलत है, यहाँ पे बताता हूँ क्यों गलत है। अब देखो, इसको काटने से पहले आपका ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन जीरो था, ठीक है। ब्लॉक ए पे क्या क्या फोर्स लग रहा था, ब्लॉक ए पे दो ही फोर्स लगेगा, एक तो आपका स्प्रिंग फोर्स अपवर्ड क्योंकि वही कांटेक्ट में है, दूसरा इसमें टेंशन नहीं लग सकता, टेंशन के लिए स्ट्रिंग चाहिए, स्ट्रिंग इसके कांटेक्ट में, इसके कांटेक्ट में क्या स्प्रिंग है, स्प्रिंग फोर्स लगेगा, दूसरा mg, ठीक है। ये दोनों इक्वल होंगे तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा, है ना। अब जैसे ही स्ट्रिंग को काट दोगे आप, इसे याद रखना, जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट बोला यार, ठीक है ना, इसलिए इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं। जो जस्ट काटने से पहले अगर इक्विलिब्रियम में था तो जस्ट काटने के बाद भी, क्योंकि इसके ऊपर कोई टेंशन वाला फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स को चेंज होने में टाइम लगता है। जस्ट काटने के बाद देखेंगे तो स्प्रिंग फोर्स अभी भी mg को बैलेंस कर रहा होगा, पहले ही बैलेंस कर रहा था तो अभी भी करेगा जस्ट काटने के बाद, क्योंकि अगर बैलेंस नहीं करेगा मतलब स्प्रिंग फोर्स अचानक से चेंज हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं, ठीक है ना। तो ए जो है, ए का एक्सेलरेशन जस्ट आफ्टर देखेंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा जस्ट आफ्टर के लिए। एक सेकंड बाद भी नहीं, एक सेकंड तो बहुत लंबा टाइम होगा, जस्ट आफ्टर समझो, ठीक है। तो एक्सेलरेशन तो ए का जीरो होना चाहिए, तो यहाँ पे नॉन जीरो है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट। इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ m1 विल बी इक्वल टू जीरो, ये सही है। और डी फिर से मैग्नीट्यूड ऑफ विल बी नॉन जीरो, नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज जीरो, तो ये भी गलत है, ठीक है ना। तो ए और सी दोनों सही है, मतलब ये बोनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक ही सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 में इन द गिवन फिगर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम इफ W1 इज 300 देन W2 का वैल्यू क्या होगा। तो W1 का वैल्यू दिया, W2 का वैल्यू पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस गार्ड को देखें तो इस गार्ड पे 3 लोग फोर्स लगा रहे हैं, एक तो यहाँ का टेंशन, एक यहाँ का टेंशन, ठीक है, और एक यहाँ का टेंशन, है ना। ये गार्ड तो इक्विलिब्रियम में, तो तीनों टेंशन एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, ठीक है ना। चलो, अब इस टेंशन को अगर हम लोग कंपोनेंट में तोड़े तो इस टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा, इसको ट्रिपोस T3 नाम दिया तो T3 cos 37, और T3 का वर्टिकल कंपोनेंट कितना आएगा, T3 sin 37, ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, ये एरो इसको कैंसिल कर रहा होगा, ये एरो इसको कैंसिल कर रहा होगा, ठीक है। इसको काट दो क्योंकि इसको कंपोनेंट में तोड़ दिया ना। अब इस रस्सी में मान लो टेंशन कितना है, T2 है, तो T2 मस्ट बी इक्वल टू T3 cos 37, ठीक है। वैसे वर्टिकल वाला T3 sin 37 इज इक्वल टू T3 sin 37 इज इक्वल टू ये वाला, ठीक है ना। अब ये वाला टेंशन कैसे निकालेंगे, अब ये वाला टेंशन क्या कर रहा होगा, अगर इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये वाला टेंशन W1 के बराबर हो जाएगा, समझ में आ रही बात, ठीक है। इस रस्सी का टेंशन देखेंगे तो वो W1 के बराबर होगा, क्योंकि इसको इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा, इस ब्लॉक को नीचे खींचा जा रहा है W1 से, तो इस ब्लॉक को रस्सी ऊपर खींच रही होगी W1 से, यानी इस रस्सी में टेंशन W1 है, ठीक है। तो यानी इस पॉइंट को रस्सी नीचे खींच रही होगी W1 से, ठीक है। तो ये W1 के बराबर है। तो अगर इसका रेशियो ले हम लोग, अब देखो T3 कैंसिल हो जाएगा, तो W1
बाई T2 इज इक्वल टू tan 37, ठीक है ना। यही सेम चीज़ अगर इस पॉइंट के लिए करे, देखो सेम चीज़ करेंगे, W1 के बदले W2 आ जाएगा, T2 तो वही रहेगा क्योंकि T2 कॉमन है दोनों में, इसके लिए भी T2 है, इसके लिए भी T2 है, और tan 37 के बदले यहाँ पे क्या आ जाएगा tan 53। आप करके देख लो, जो चीज़ मैं यहाँ पे किया हूँ वही चीज़ इसके लिए करो, हर चीज़, ठीक है, तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा, है ना। अब अगर इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड करें तो ये मिलेगा। अब इसका वैल्यू tan 53 का वैल्यू कितना होता है 4/3 और tan 37 का वैल्यू ये आ गया 16/9, ठीक है। तो W2 क्या हो गया, W2 हो गया 16/9 टाइम्स W1। W1 का वैल्यू कितना दिया हुआ था 300 न्यूटन, ये 300 मतलब 1600 इंटू ये, इतना आंसर हो जाएगा, ठीक है। Question number 6. The rear side of a truck is open and a box of mass 20 kg is placed on the truck 4 meter away from the open end. Mu का वैल्यू दिया हुआ है 0.15, G का वैल्यू दिया हुआ है। The truck starts from rest with an acceleration इतना, ट्रक का acceleration बोल दिया कांस्टेंट है ना, on a straight road. The distance moved by the truck when box starts to fall. तो सबसे पहले निकालते हैं बॉक्स कितने देर बाद गिरना स्टार्ट होगा, ठीक है ना। एक बार टाइम पता चल जाएगा तो एक्सेलरेशन पता है, टाइम पता हो जाएगा तो हम लोग पता कर लेंगे कि ट्रक कितना आगे बढ़ा होगा, ठीक है। तो पहले पता करते हैं कितने देर बाद आपका बॉक्स गिरना स्टार्ट होगा, ठीक है ना। अब अगर हम लोग विद रिस्पेक्ट टू ट्रक देखें, ट्रक में बैठ के अगर देख रहे हैं हम लोग, तो क्योंकि ट्रक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 2 मीटर टुवर्ड्स राइट है, तो ट्रक के मतलब क्योंकि नॉन इनिशियल फ्रेम बैठे हैं तो इस पे न्यूटन्स मतलब स्यूडो फोर्स लगेगा इतना, मास इनटू एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना। क्योंकि ट्रक का एक्सेलरेशन इस तरफ 2 है तो स्यूडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में मास इनटू 2 लगेगा, ठीक है। तो 20 kg ब्लॉक पे 40 न्यूटन का स्यूडो फोर्स लग गया लेफ्ट की तरफ, और इस पे क्या है फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है ना। अब देखो ये वाला फोर्स इस तरफ लग रहा है तो इसका स्लिप करने की टेंडेंसी राइट की तरफ है, तो फ्रिक्शन लेफ्ट की तरफ लगेगा इस पे, ठीक है। और एक्चुअली अगर स्लिप हो रहा होगा तो फ्रिक्शन मैक्सिमम पे लग रहा होगा, तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं पहले। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू म्यू एस इंटू एन होता है। म्यू एस और म्यू के दोनों का वैल्यू सेम है क्योंकि सिंपली म्यू दिया है मतलब दोनों सेम होगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू निकाले तो 30 न्यूटन आया, ठीक है ना। नॉर्मल का वैल्यू mg हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सिंपल फ्लैट सर्फेस है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं, तो नॉर्मल इक्वल टू mg होगा, ठीक है। तो 30 न्यूटन हो गया, लेकिन आपको ब्लॉक पे फोर्स कितना लगाया जा रहा है इस तरह 40, इसका मतलब फ्रिक्शन क्या होगा अपना मैक्सिमम लग रहा होगा। फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है 30 न्यूटन, ठीक है। तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, नेट फोर्स इस तरफ है, नेट फोर्स कितना है 40 - 30 10 डिवाइडेड मास है 20, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कितना है इतना 0.5, ठीक है। अब ये वाला लेंथ आपको दिया हुआ था, लेंथ कितना था 4 मीटर, तो ये लेंथ आपको दिया हुआ था 4 मीटर। ब्लॉक को 4 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट किया ब्लॉक है ना, रेस्ट से स्टार्ट किया 4 मीटर चलना है इतना एक्सेलरेशन से, तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, तो इस पे एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाया तो टाइम का वैल्यू कितना है 4 सेकंड, ठीक है। किसी फ्रेम से बैठ के देखो टाइम तो उतना ही लगेगा, तो 4 सेकंड के लिए ही आपको पता करना था कि ट्रक कितना चलेगा रोड पे, है ना। तो आप ट्रक के लिए अगर इक्वेशन लगाए तो ट्रक का एक्सेलरेशन 2 है, टाइम कितने देर में निकालना है जितने देर में बॉक्स गिरे ने, बॉक्स कितने देर में गिर रहा है 4 सेकंड में, तो 4 सेकंड में ट्रक कितना आगे बढ़ेगा 16 मीटर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी। It is easier to pull a heavy object than to push it on a level ground. The magnitude of frictional force depends on the nature of two surfaces in contact. तो आप स्टेटमेंट 2 तो सही है, डिपेंड्स ऑन द नेचर, ठीक है ना, क्योंकि म्यू डिपेंड करेगा नेचर पे। इट इज़ ईजियर टू पुल, ये भी सही है। हेवियर ऑब्जेक्ट को अगर आप पुल करना चाहोगे तो रिलेटिवली आसान होता है कंपेयर टू पुशिंग। अब इसका कारण ये होता है, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसको आप पुल कर रहे हो, ठीक है। तो ये पुलिंग फोर्स का 2 कॉम्पोनेंट ले सकते हैं हम लोग, पुलिंग फोर्स का 2 कॉम्पोनेंट, एक अपवर्ड और एक इस तरफ, है ना। अब ये वाला फोर्स क्या करेगा, ये वाला फोर्स आपका नॉर्मल को घटा देगा, क्योंकि नॉर्मल और mg ये दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो भी प्रोवाइड कर देगा, है ना। तो आपका नॉर्मल घट रहा है, तो पुलिंग के केस में नॉर्मल डिक्रीजेस, और सिमिलरली पुशिंग के केस में नॉर्मल क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे पुशिंग वाला फोर्स दिखा है, जैसे आप इसको पुश कर रहे होंगे तो जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो डाउनवर्ड आएगा, ठीक है ना। तो पहले से ही mg तो था, साथ में साथ आपने एक और फोर्स लगा दिया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसके कारण नॉर्मल क्या हो जाएगा ओवरऑल बढ़ जाएगा, कि नॉर्मल अब mg को भी बैलेंस करना चाहेगा, इसको भी बैलेंस करना चाहेगा, ठीक है ना। तो पुशिंग के केस में नॉर्मल बढ़ जाता है और पुलिंग के केस में नॉर्मल घट जाता है, इसलिए पुलिंग के केस में आपका फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगा और पुशिंग के केस में फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है म्यू इंटू एन होता है, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन का। और अगर ऑब्जेक्ट एक्चुअली में चल रहा हो तो काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इंटू एन, ठीक है। इन ईदर केस एन का वैल्यू डिक्रीज है ना पुलिंग वाले केस में, तो ऑब्जेक्ट को ईजियर रहेगा पुश करना, ऑब्जेक्ट को ईजियर रहेगा पुल करना, ठीक है। अब दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 इज़ नॉट एग्जैक्ट रीज़न फॉर स्टेटमेंट 1, इसलिए ऑप्शन बी चूज़ करेंगे। रीज़न क्या था कि नॉर्मल का वैल्यू एक केस में घट जाता है, एक केस में बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ लिखा नहीं गया था स्टेटमेंट 2 में। क्वेश्चन नंबर 8 में 2 masses 5 and 10 आर कनेक्टेड बाय एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली आर मूविंग एज शोन। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस इज 0.15। द मिनिमम वेट m दैट शुड बी पुट ऑन टॉप ऑफ m2 टू स्टॉप द मोशन, ठीक है। तो स्टॉप द मोशन मतलब ये रेस्ट पे है, ये भी रेस्ट पे है, ठीक है ना। तो हर चीज़ यहाँ पे रेस्ट पे है, तो अगर ये रेस्ट पे है तो यहाँ पे रेस्ट पे है ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज ना, तो मिनिमम वेट दैट शुड बी पुट ऑन m2 टू स्टॉप द मोशन, हाँ ठीक है, स्टॉप द मोशन है, ठीक है। तो ये रेस्ट पे है, अब ये रेस्ट पे है तो m1 कितना था 5 है, m1 5 है, तो इस पर टेंशन कितना हो जाएगा 50 न्यूटन, ठीक है।
स्टिंग मासलेस है तो इसमें टेंशन यहाँ पे 50 न्यूटन लग गया, है ना। ठीक है, अब ये भी रेस्ट पे है क्योंकि ये रेस्ट पे होगा तो ये भी रेस्ट पे हो गया। ये रेस्ट पे, इसका मतलब देखो इसके ऊपर आप अगर फोर्सेस देखोगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में से फ्रिक्शन लग सकता है ना, यानी फ्रिक्शन का वैल्यू 50 के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि फ्रिक्शन का वैल्यू जो होता है वो लेस देन इक्वल टू एफ मैक्स होता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू से कम ही होता है ना फ्रिक्शन, तो भले फ्रिक्शन 50 के बराबर है लेकिन फ्रिक्शन लेस देन इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू म्यू एस इंटू एन होता है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि हम लोग फ्रिक्शन किसके बीच में निकाले, ये फ्रिक्शन कौन लगा रहा होगा। हम लोग इसको सिस्टम लिए है तो इनके बीच का फ्रिक्शन को तो इंटरनल फोर्स मानेंगे, क्योंकि एक पार्ट दूसरे पार्ट पे जो फोर्स लगाएगा उसको इंटरनल बोलेंगे। इस पूरे को सिस्टम लिए हम लोग, है ना, क्योंकि दोनों एक साथ चल रहे मतलब एक साथ रेस्ट पे, जैसा भी दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, दोनों का मोशन सिमिलर है, तो यहाँ पे इसको सिस्टम लिए तो इनके बीच का फ्रिक्शन को नहीं देखेंगे, खाली इनके बीच का फ्रिक्शन देखेंगे, M2 और सरफेस के बीच का फ्रिक्शन। ठीक है ना, तो M2 और सरफेस के बीच का फ्रिक्शन निकाल रहे तो M2 और सरफेस के बीच का नॉर्मल लेंगे, तो नॉर्मल बिटवीन M2 एंड सरफेस। ठीक है ना, तो M2 और सरफेस के बीच का नॉर्मल क्या होगा। अब यहाँ से जो सरफेस नॉर्मल लगा रहा होगा वो इस पूरे का वेट को बैलेंस कर रहा होगा। पूरा का वेट कितना है, तो नॉर्मल किसके बराबर होगा, M2 प्लस mg। ठीक है ना, तो इसके ऊपर नॉर्मल बाय ग्राउंड इज इक्वल टू इस पूरे का वेट को बैलेंस कर रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल का वैल्यू कितना आ गया 15g m2 प्लस m सॉरी m का वैल्यू तो हमें पता नहीं, इसको भी नॉर्मल ही रहने देते। तो यहाँ से नॉर्मल का वैल्यू कितना आ रहा है, नॉर्मल ग्रेटर देन इक्वल टू 1000/3 है। ठीक है, अब नॉर्मल का वैल्यू कितना हो जाएगा, नॉर्मल का वैल्यू हो जाएगा m2 प्लस mg। m2 का वैल्यू 10 है, फिर 10 प्लस mg, तो यहाँ पे नॉर्मल का वैल्यू पुट कर दिए तो दिस थिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस थिंग, तो यहाँ से यहाँ कैंसिल होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं m का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 23.3 kg आया। ठीक है, आपसे बोला था कि m का मिनिमम वैल्यू है ना, मिनिमम वेट m, तो m का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 23.3। किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो ये क्वेश्चन भी बोनस हुआ होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली फ्रॉम अर्थ विद एन एक्सेलरेशन 2g वेयर g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन एन इंक्लाइन प्लेन इनसाइड द रॉकेट मेकिंग एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज केप्ट। द मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द मास एंड द इंक्लाइन सरफेस सच दैट द मास डज नॉट मूव इज। तो यहाँ पे मैंने रॉकेट ड्रॉ किया है। रॉकेट के अंदर एक इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन के ऊपर एक पार्टिकल रखा गया है। रॉकेट जो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है 2g से, आपको बोला गया था कि ये इंक्लाइन का एंगल थीटा है। ठीक है, और ये पार्टिकल रॉकेट के रिस्पेक्ट में मूव नहीं हो रहा है, मतलब रॉकेट के अंदर अगर हम लोग बैठ जाएंगे तो ये पार्टिकल हमें रेस्ट पे दिखेगा। ठीक है ना, तो रॉकेट के अंदर बैठेंगे तो सूडो फोर्स लगाना होगा इस पर। तो सूडो फोर्स किस तरफ लगेगा, क्योंकि रॉकेट का एक्सेलरेशन अपवर्ड है तो सूडो फोर्स डाउनवर्ड लगेगा। तो इस पे डाउनवर्ड सूडो फोर्स इतना लग रहेगा, अर्थ के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स इतना लगेगा, तो नेट डाउनवर्ड फोर्स अभी तक इन दोनों के कारण कितना लग रहा है 2mg प्लस mg मतलब 3mg। ठीक है, तो इस पे 3mg फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है ड्यू टू सूडो फोर्स एंड अर्थ। दूसरा फोर्स क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा, है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान देना कि अगर आपका ये पार्टिकल आप चाहते हो कि इस सरफेस से मूव ना करे तो तभी हो सकता है जब, तो ये पार्टिकल अगर इस सरफेस से मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंस कर रहा होगा 3mg का डाउनवर्ड अलोंग द इंक्लाइन कंपोनेंट को। ठीक है ना, नेट डाउनवर्ड फोर्स इतना था। ठीक है, इन दोनों का मिला के तो 3mg डाउनवर्ड लग रहा है, 3mg का कंपोनेंट हो जाएगा 3mg sin थीटा। तो आप अगर ये मूव नहीं कर रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, मतलब फ्रिक्शन इज इक्वल टू दिस। हमें पता है कि फ्रिक्शन का वैल्यू लेस देन इक्वल टू एफ मैक्स होता है, और एफ मैक्स का वैल्यू क्या होता है म्यू इंटू एन, म्यू एस इंटू एन। ठीक है, अब नॉर्मल का वैल्यू कैसे निकालेंगे, नॉर्मल का वैल्यू यहाँ से, यहाँ पे अगर देखिए तो नॉर्मल को कौन बैलेंस कर रहा होगा, नॉर्मल को बैलेंस कर रहा होगा 3mg cos थीटा। तो यहाँ से tan थीटा का वैल्यू लेस देन इक्वल टू म्यू है। तो आपसे क्या पूछा था, म्यू का मिनिमम वैल्यू, तो म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग, तो म्यू का मिनिमम वैल्यू वो चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, म्यू का मिनिमम वैल्यू tan थीटा के बराबर, है ना। तो रॉकेट में बैठ के सूडो फोर्स लगा के हम लोग इसको सॉल्व किए। रॉकेट में बैठने का तो पार्टिकल रेस्ट पे दिखेगा, रेस्ट में दिखने के लिए अलोंग द इंक्लाइन नेट फोर्स 0 होना चाहिए, और परपेंडिकुलर इनका मतलब नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर इंक्लाइन फोर्सेस को इक्वेट कर दिया, अलोंग द इंक्लाइन फोर्सेस को इक्वेट कर दिए, और उससे इक्वेशन आया तो म्यू का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू tan थीटा है। म्यू का मिनिमम वैल्यू पूछा तो tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन विथ ए ब्लॉक इन हिज हैंड। द मशीन रिकॉर्ड्स W. When he takes the block upwards with some acceleration, the machine records W1. When he takes the block down with some acceleration, the machine records W2. तो शुरू में मैन जो है ब्लॉक का चुपचाप खड़ा है, तब वेइंग मशीन का रीडिंग W1 है। इसके बाद मैन ब्लॉक को ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो वेइंग मशीन का रीडिंग W1 है, और लास्ट केस में नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है ब्लॉक को, तो वेइंग मशीन का रीडिंग W2 है। तो हम लोग को W1, W2, W3 का रिलेशन बताना है, कौन बड़ा है कौन छोटा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई डेटा लेके करते हैं सॉल्व, कैसे भी कर सकते हैं आप, बिना डेटा का भी कर सकते हैं, वेरिएबल्स लेके, मैं नंबर्स लेके कर रहा हूँ, कैलकुलेशन जल्दी हो। ठीक है, तो यहाँ पे चुपचाप है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये दोनों एक साथ ही है, मतलब ये भी मूव नहीं कर रहा है, ये भी मूव नहीं कर रहा, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। तो इसका मतलब क्या करेंगे, दोनों को सिस्टम ले सकते हैं, तो दोनों को सिस्टम ले लिया यहाँ पे। तो इस सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स सिर्फ वेइंग मशीन लगाएगा नॉर्मल अपवर्ड, उस नॉर्मल को हम लोग वेइंग मशीन का रीडिंग बोलते हैं, जो कि W था फर्स्ट केस में। ठीक है ना, और इसके ऊपर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन लगाएगा, ग्रेविटी लगाएगा, जो कि पुल करेगा इसको 50g से और इसको 10g से, मतलब 60g से। तो वेट का वैल्यू W का वैल्यू कितना आ जाएगा 16 मतलब 600। ठीक है, सेकंड केस में क्या हो गया, ब्लॉक को ऊपर की तरफ एक्सेलरेट किया जा रहा है ना, ऑफकोर्स मैन रेस्ट पे, लेकिन
हाथ मैन का मतलब जो भी हाथ के कारण ब्लॉक ऊपर एक्सीलरेट हो रहा है, ठीक है। मान लो एक्सेलेरेशन वैल्यू 2 है, अब ब्लॉक के ऊपर मैन के कारण फोर्स एफ अपवर्ड है, वही एक कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, और ब्लॉक पे दूसरा फोर्स कौन लगाएगा, ग्रेविटी लगाएगा, जो कि मास ऑफ द ब्लॉक जो कि 10 माने थे हम लोग इंटू जी है, ठीक है। तो नेट फोर्स अपवर्ड होगा क्योंकि एक्सेलेरेशन अपवर्ड की तरफ है, तो अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, तो इससे एफ का वैल्यू आ गया 120 न्यूटन। अब इसी केस में अगर मैन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो मैन ने ब्लॉक पे ऊपर फोर्स लगाया, तो थर्ड लॉ के कारण ब्लॉक मैन पे नीचे फोर्स लगाएगा, तो मैन ब्लॉक पे एफ लगाया था ऊपर, तो ब्लॉक मैन पे एफ लगाएगा नीचे, मैन पे अर्थ भी नीचे लगाएगा, अपवर्ड कौन लगाएगा मैन पे, वेइंग मशीन अपवर्ड लगाएगा, ठीक है। वेइंग मशीन कितना लगा रहा था इस केस में, W1, ठीक है ना। तो क्योंकि मैन इक्विलिब्रियम में है तो W1 मस्ट बी इक्वल टू दिस, तो W1 मस्ट बी इक्वल टू दिस, ठीक है। एफ का वैल्यू 120 निकाल चुके हैं और ये 500 आएगा तो 620, तो सेकंड केस में W1 620 आया। थर्ड केस में देखेंगे तो अब ब्लॉक का एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड है 2, तो फिर ब्लॉक के ऊपर न्यूटन्स लॉ लगाएंगे, तो क्योंकि डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन है तो डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन, तो इससे हम लोग को इस केस का फोर्स बाय मैन ऑन ब्लॉक आ गया 80 न्यूटन, ठीक है ना। अभी भी हम लोग देखें तो फोर्स पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि जिस डायरेक्शन में हम लोग लिखे हैं फोर्स को उसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, है ना। तो मैन अभी ब्लॉक पे 80 लगा रहा है, इस केस में कितना लगा रहा था 120 लगा रहा था अपवर्ड, अभी 80 अपवर्ड लगा रहा है, ठीक है। थर्ड लॉ के कारण ब्लॉक मैन पे 80 लगाएगा डाउनवर्ड, मैन को अर्थ खींच ही रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स 50 इंटू जी, मास ऑफ मैन इंटू जी, और बैलेंस कौन करोगे इन दोनों को, वेइंग मशीन के कॉन्टैक्ट में है मैन, यही ठीक है ना, और वेइंग मशीन अपवर्ड फोर्स लगाओगे जिसको हम लोग रीडिंग बोलेंगे, वेइंग मशीन का जो नॉर्मल लगता है उसी को रीडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो W2, ठीक है, तो यहाँ पे मैन इक्विलिब्रियम में तो W2 मस्ट बी इक्वल टू इन दोनों का सम यानी 580, तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है W1, फिर सबसे बड़ा है, फिर W है, और फिर लास्ट में सबसे छोटा कौन है, W2 है। क्वेश्चन नंबर 11 में ब्लॉक इज बीन पुल्ड बाय फोर्स F along a long frictionless surface, magnitude of force gradually increases from 0 until the block lifts off the floor, ठीक है। अब gradually increases मतलब आराम से बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। immediately before the block lifts the surface, तो before the block lifts the surface उसका एक्सेलेरेशन कितना है, वर्टिकल डायरेक्शन में 0 है, तो आफ्टर द ब्लॉक लीव्स द सरफेस भी वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि आराम से चीज़ों को चेंज किया जा रहा है, ठीक है। तो कोई भी एक्सेलेरेशन का कंपोनेंट अचानक से चेंज नहीं हो सकता, तो जस्ट बिफोर लिफ्ट एक्सेलेरेशन वर्टिकल में 0 है, तो जस्ट आफ्टर लिफ्ट भी हम लोग 0 मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ग्रेजुअली लिखा गया था। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम में इस तरफ एफ कॉस थीटा आएगा, इस तरफ एफ साइन थीटा आएगा, और mg आएगा डाउनवर्ड, तो यही 3 फोर्स है, क्योंकि कॉन्टैक्ट ब्रेक हो चुका है तो नॉर्मल अपने आप 0 हो गया, ठीक है ना। तो अभी तो ये दोनों तो इक्वल होंगे, क्योंकि आपका एक्सेलेरेशन अलॉन्ग y 0 है, इसका मतलब क्या है, एफ साइन थीटा इक्वल टू mg, याद रखना नॉर्मल नहीं बना है क्योंकि कॉन्टैक्ट ब्रेक कर चुका है, ठीक है ना। तो ये एक रिलेशन आ गया, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लगाएंगे तो नेट फोर्स अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल इतना है इज इक्वल टू मास इनटू हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जो भी हो, ठीक है। तो अगर इन दोनों को डिवाइड करें, दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन को डिवाइड करें, तो यहाँ पे कॉट थीटा इक्वल टू a बाई जी आएगा, मतलब a इक्वल टू जी कॉट थीटा, यानी आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन इन फिगर आर 2 ब्लॉक्स A एंड B ऑफ वेट्स 20 एंड इसका वेट है 20, इसका वेट है 100, दे आर बीन प्रेस्ड अगेंस्ट वॉल बाय फोर्स F एंड सोन, F से दबाया जा रहा है इनको, कोएफिशिएंट फ्रिक्शन 0.1 दिया गया ब्लॉक्स के बीच में, और B और वॉल के बीच में 0.15 दिया, इनके बीच का 0.1, इनके बीच का 0.15, तो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल ऑन द ब्लॉक इज, ठीक है, ऑन द ब्लॉक बी, ऑफ कोर्स बी पे लगा सकता है वॉल, ए पे तो लगा नहीं सकता वॉल क्योंकि कॉन्टैक्ट में नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है, प्रेस किया जा रहा है, तो हम लोग ये मान सकते हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम एक साथ है ना। तो अगर इस पूरे को सिस्टम ले तो इनके बीच का फ्रिक्शन इंटरनल फोर्स हो जाएगा, तो ए बी पे जितना लगा रहा है, बी पे जितना फ्रिक्शन लगा रहा है उसको हम लोग लेंगे ही नहीं, ठीक है ना। ये इस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रहा है, इधर से एफ लग रहा है, इधर से नॉर्मल लग रहा होगा, नॉर्मल बाय वॉल, ऊपर की तरफ इसके ऊपर फ्रिक्शन बाय वॉल लग रहा होगा, और नीचे की तरफ इस सिस्टम का वेट लग रहा होगा, वेट कितना हो जाएगा 120 न्यूटन, क्योंकि इस सिस्टम का कंबाइंड वेट कितना है 20 प्लस 100 120, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं फ्रिक्शन बाय वॉल कितना आ गया 120 न्यूटन। ऑफ कोर्स फ्रिक्शन बाय वॉल सिर्फ बी पे लग सकता है, ए पे नहीं लग सकता, तो आपसे पूछा था फ्रिक्शन बाय वॉल ऑन बी, वो हो जाएगा 120 न्यूटन, ठीक है। इसको वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में रखने के लिए अर्थ तो इसको 120 से खींच रहा है, तो वॉल ही है जो वर्टिकल डायरेक्शन में इसमें सपोर्ट दे सकता है, फ्रिक्शन के थ्रू वो सपोर्ट देगा, और फ्रिक्शन ऑफ कोर्स बी पे लग सकता है, तो फ्रिक्शन का वैल्यू 120 न्यूटन बाय वॉल ऑन बी, ठीक है। द पुलीज एंड स्ट्रिंग्स आर शोन आर स्मूथ एंड नेग्लिजिबल मास, ठीक है। तो स्मूथ है बोल दिया है या नेग्लिजिबल मास बोल दिया, मतलब टेंशन इस तरफ और इस तरफ सेम रहेगा, वैसे टेंशन इस तरफ और इस तरफ सेम रहेगा। यहाँ पे स्ट्रिंग जो है आप देखोगे, स्ट्रिंग अचानक से अपना शेप चेंज किया, अचानक से अगर कोई पॉइंटी उसका डायरेक्शन में चेंज आता है, ठीक है ना, कोई शार्प एज आता है, तो वहाँ पे टेंशन इक्वल नहीं होता, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लो टेंशन T1 है, यहाँ पे इस रस्सी में मान लो टेंशन T2 है, ठीक है, इस रस्सी में मान लो टेंशन कितना है T3 है ना।
तो फिर द सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम द एंगल थीटा शुड बी। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो सबसे पहले अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो आप बोल सकते हैं T1 इक्वल टू M1G, क्योंकि इसके ऊपर T1 लग रहा होगा, नीचे M1G लग रहा होगा, तो T1 इक्वल टू MG। सिमिलरली यहाँ पे देखोगे तो T2 इक्वल टू MG होगा, ठीक है ना। तो ऑल्दो T1 T2 को हम लोग शुरू में इक्वल नहीं माने थे, लेकिन कैलकुलेट करके देखे तो इक्वल आ गया, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट को देखिए अब, तो इस पॉइंट को ये वाला रस्सी खींच रहा होगा इस तरफ, T1 से, याद रखना रस्सी हमेशा अपनी तरफ खींचता है, वैसे ये वाला रस्सी इस पॉइंट को अपनी तरफ खींच रहा होगा T2 से। हमें पता है T1 T2 दोनों इक्वल है, और इस पॉइंट को ये रस्सी खींच रहा होगा अपनी तरफ T3 से, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए T1 cos थीटा यानी 2T1 cos थीटा अपवर्ड लग रहा है, तो उसको T3 कैंसिल करेगा, ठीक है। अभी जो इस रस्सी में टेंशन है वो टेंशन इसका वेट को ही बैलेंस कर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर टेंशन ऊपर लग रहा होगा, इसके ऊपर mg नीचे लग रहा होगा, तो T3 क्या हो जाएगा, ये वाला m इंटू जी, ठीक है। T3 के लिए √2 mg, T1 का वैल्यू कितना था, mg था, तो यहाँ से cos थीटा 1/√2 है, मतलब थीटा कितना है 45 डिग्री, मतलब ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 में फाइंड द रीडिंग ऑफ द मासलेस स्प्रिंग बैलेंस इन द गिवन कंडीशन। तो इसका रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस मतलब उसमें कितना स्प्रिंग फोर्स है, ठीक है ना। रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस जब भी बोला जाए तो उसका स्प्रिंग फोर्स निकाल दो, और क्योंकि ये स्प्रिंग है और स्प्रिंग स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और सबके सब मासलेस है, तो इसका मतलब है स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू टेंशन, तो आपको टेंशन बताना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन सिंपली ऐसा है कि 2 kg है, ये रस्सी से कनेक्टेड है, और यहाँ पे 3 kg है। ऑफकोर्स ये सब शार्प एजेस नहीं, ये सब स्मूथ है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको देखेंगे तो इसके ऊपर फोर्सेस क्या लगेगा, ऊपर टेंशन लग रहा होगा, नीचे mg लग रहा होगा, इस पे फोर्स ऊपर टेंशन नीचे mg। याद रखना एक ही स्ट्रिंग है और वो स्मूथली बेंड हो रहा है, और पुलिस जो है फ्रिक्शनलेस है, तो हम लोग क्या किए, इसको सेम टेंशन मान लिया। क्वेश्चन में बोलना चाहिए था इस पुलिस जो है फ्रिक्शनलेस है या पुली मासलेस है, ठीक है। तो ऑफकोर्स स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल भी होगा, कुछ बोला नहीं गया तो इनएक्सटेंसिबल मान सकते हैं। तो अगर 3 kg नीचे जा रहा होगा ए से, तो 2 kg ऊपर जा रहा होगा ए से। आपको उल्टा मानना है तो मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। ये मत सोचना कि 3 हेवियर इससे नीचे जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, इसको ऊपर ही मान सकते हो। एक वैल्यू नेगेटिव आएगा तो आप गलत माने थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो इसके लिए न्यूटन लॉ लिखेंगे तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है, तो डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसके लिए न्यूटन लॉ आएगा, इसके लिए क्योंकि एक्सेलरेशन अपवर्ड था तो T माइनस mg इज इक्वल टू ma, ठीक है। तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे, इससे हम लोग डिवाइड करेंगे तो टेंशन का वैल्यू मिल जाएगा। तो अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो एक कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमें टेंशन चाहिए, तो टेंशन निकालने के लिए ये रेशियो देखेंगे, तो इससे टेंशन का वैल्यू कितना आ जाएगा 24 न्यूटन। क्वेश्चन 15 में मंकी वेइंग 10 kg इज क्लाइंबिंग अप ऑफ लाइट रोप एंड अ फ्रिक्शनलेस पुली अटैच टू 15 kg मास एट द अदर एंड, ठीक है। तो ये फ्रिक्शनलेस पुली है, मतलब दोनों तरफ टेंशन सेम रहेगा। जब फ्रिक्शनलेस पुली बोले या मासलेस पुली बोले, दोनों तरफ टेंशन सेम मान लें, ठीक है। तो ये मंकी इस रस्सी में चढ़ रहा है, दूसरा एंड ऑफ द रस्सी इस ब्लॉक के साथ अटैच्ड है, ब्लॉक का मास 15 kg दिया हुआ है। तो अगर इन ऑर्डर टू लिफ्ट 15 kg मास ऑफ द ग्राउंड द मंकी मस्ट क्लाइंब अप, तो इसको ग्राउंड से उठाने के लिए मंकी कितने से क्लाइंब करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मंकी का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो मंकी के कांटेक्ट में रस्सी है, तो रस्सी पुल कर रही होगी मंकी को अपने तरफ, तो टेंशन अपवर्ड, मंकी पे अर्थ mg डाउनवर्ड लगाएगा, एक्सेलरेशन अपवर्ड मान लिए, तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखे अगर तो ये आएगा, ठीक है। मंकी के लिए इक्वेशन लिख दिया। ओके, अब यहाँ पे टेंशन अगर T है तो हर पॉइंट में टेंशन ये होगी, ये आपका फ्रिक्शनलेस पुली है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी टेंशन T होगा, यानी इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो टेंशन अपवर्ड लगेगा, mg नीचे लगेगा और नॉर्मल अपवर्ड लगेगा। लेकिन आपको ब्लॉक को ग्राउंड से ऊपर उठवाना है, ग्राउंड से ऊपर उठवाना है मतलब नॉर्मल नहीं लगेगा, तो खाली टेंशन और mg लगेगा, ठीक है। तो टेंशन मस्ट बी ग्रेटर देन mg, तभी ब्लॉक ग्राउंड से उठेगा, है ना। ब्लॉक विल लीव द ग्राउंड इफ टेंशन इज ग्रेटर देन 15g, ठीक है ना। अब यहाँ से टेंशन का वैल्यू कितना है, तो 10 + ag, इस टेंशन को यहाँ पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे 5 2 जा 5 3 जा, तो a का वैल्यू कितना है, ग्रेटर देन g/2 आया, ठीक है ना। तो a का वैल्यू ग्रेटर देन g/2 मतलब ऑप्शन बी, यानी मंकी इतना एक्सेलरेशन से अगर ऊपर जाएगा, इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, तब ये ब्लॉक ऊपर उड़ जाएगा, ठीक है। Block of mass m is placed on a surface with a vertical cross section given by y equal to x³/6 if coefficient of friction is 0.5, the maximum height above the ground at which the block can be placed without slipping is। तो यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन का शेप दिया गया आपको y equal to x³/6, ठीक है। सपोज ये वाला ग्राफ है ना, y equal to x³/6 है ना, x कोऑर्डिनेट y एक्सिस और किसी पॉइंट, मतलब इस ग्राफ का इक्वेशन दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो अगर हम लोग किसी पॉइंट पे इसका स्लोप निकाले, सपोज ये पॉइंट है x, y, अगर x, y पे स्लोप निकालना हो तो क्या करेंगे, dy/dx, तो स्लोप कितना आ जाएगा x²/2, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जा रहे हैं, जैसे जैसे y बढ़ते जा रहे हैं, वैसे स्लोप भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि स्लोप बढ़ाने के लिए x बढ़ाना पड़ेगा और x बढ़ेगा तो y भी बढ़ रहा है ना। तो एज y इंक्रीजेस आपका स्लोप भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मैक्सिमम हाइट यानी मैक्सिमम y का वैल्यू क्या होना चाहिए जहाँ पे ब्लॉक कैन बी प्लेस
प्लेस्ड विदाउट स्लिपिंग, ठीक है। अब सबसे कम स्लिप करने का चांस यहाँ पे होगा ओरिजिन पे, क्योंकि ओरिजिन पे स्लोप क्या हो जाएगा 0, x इक्वल टू 0 पे स्लोप 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे ब्लॉक को रखेंगे तो स्लिप नहीं करेगा। जैसे जैसे ब्लॉक को यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे ब्लॉक का स्लिप करने का चांस तो है, लेकिन उससे ज़्यादा चांस ऊपर रहेगा, सबसे ज़्यादा चांस सबसे ज़्यादा ऊपर रहेगा, ठीक है ना। तो जिस पॉइंट पे ब्लॉक जस्ट स्लिप करना स्टार्ट करेगा, मान लो वो पॉइंट ये है कि इस पॉइंट पे ब्लॉक को रख रहे हैं तो यहाँ पे जस्ट स्लिप करने स्टार्ट, मतलब ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग है, मतलब इस पॉइंट के नीचे कहीं भी रख रहे तो स्लिप नहीं कर रहा है, इस पॉइंट के ऊपर कहीं भी रखेंगे तो स्लिप करेगा, ठीक है ना। यानी यहाँ पे आपका लिमिटिंग केस हो रहा होगा, जस्ट बाउंड्री केस है यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर इसको इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आप इंक्लाइन ड्रॉ कर दो, तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किए, ये इंक्लाइन प्लेन वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो आपको पता है कि इंक्लाइन प्लेन में थीटा एंगल पे है, तो इसके ऊपर इस तरफ कितना लगेगा mg sin थीटा, और फ्रिक्शन जो होगा क्योंकि ये लिमिटिंग केस है तो फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा हो, ठीक है। तो एफ मैक्स इज इक्वल टू mg sin थीटा, और एफ मैक्स क्या होता है म्यू इंटू एन, और नॉर्मल क्या होता है mg cos थीटा, ठीक है। mg वर्टिकली डाउनवर्ड था और उसका अलॉन्ग द इंक्लाइन mg sin थीटा, इस तरफ mg cos थीटा, तो नॉर्मल इसके बराबर है, तो एफ मैक्स ये हो गया, ये ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि म्यू इज इक्वल टू tan थीटा आ गया, है ना। म्यू इक्वल टू tan थीटा आया, ठीक है ना। अब tan थीटा मतलब स्लोप, और स्लोप का वैल्यू कितना निकाले थे x²/2, ठीक है। तो यहाँ से x² का वैल्यू कितना आ गया 2 म्यू, और म्यू का वैल्यू 0.5 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 1, तो x का वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। तो अगर x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा करस्पॉन्डिंगली 1/6, यानी इतना, ठीक है। हम लोग इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकाले, लेकिन क्वेश्चन ने बोला था हाइट बताना है, हाइट मतलब y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इसे पुट करेंगे 1 तो 1/6। क्वेश्चन नंबर 17 में इन द फिगर शोन फाइंड द ब्लॉक मास ऑफ ब्लॉक ए इफ इट रिमेन्स एट रेस्ट। तो अगर ये रेस्ट पे है तो इसके साथ ये रस्सी कनेक्टेड है ऐसे करके इस पुली के साथ, तो ये पुली रेस्ट पे होगा, ये मत सोचना कि ये भी रेस्ट पे है, ठीक है ना। ये पुली रेस्ट पे होते हुए भी दोनों तो मूव कर सकते हैं ना, तो ब्लॉक ये रेस्ट में है तो ये वाला रस्सी रेस्ट पे रहेगा, ये रस्सी रेस्ट पे रहेगा, मतलब ये पुली रेस्ट पे रहेगा, ठीक है। तो अगर ये पुली रेस्ट पे है, ये पुली रेस्ट पे है, तो इसके ऊपर न्यूटन लॉ लगाया अगर, तो 3m के ऊपर टेंशन अपवर्ड लग रहा है, mg डाउनवर्ड लग रहा है, वैसे m के ऊपर भी टेंशन अपवर्ड लग रहा है, mg डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक है। इस पे न्यूटन लॉ लिखेंगे, तो मान लो इसका एक्सेशन a डाउनवर्ड है, इसका एक्सेशन a अपवर्ड है, तो इस पे न्यूटन लॉ लिखेंगे, और सेकंड वाले पे न्यूटन लॉ लिखेंगे तो एक्सेशन अपवर्ड है, तो t माइनस mg इज इक्वल टू m है। अगर इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करें तो इनको डिवाइड करने से ये आया, इसको हम लोग देखेंगे तो टेंशन का वैल्यू 1.5 mg आ गया, ठीक है। तो इस रस्सी में टेंशन का वैल्यू 1.5 mg है, इस रस्सी में टेंशन क्या हो जाएगा, क्योंकि ये पुली मासलेस पुली है तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, भाई रेस्ट में हो या ना हो। तो इसके ऊपर ये दोनों रस्सी तो नीचे खींच रहे हैं इसको t से, यानी ये रस्सी ऊपर खींचेगा t से, यानी यहाँ पे टेंशन कितना होना चाहिए 2t, तो इसमें टेंशन 2t है तो इसमें भी टेंशन कितना हो जाएगा 2t। तो इस वाले ब्लॉक का मास मान लो m है, चलो m नहीं है कुछ है ma, तो इसके ऊपर ग्रेविटी कितना लगाएगा mag, तो क्योंकि ये रेस्ट पे है तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे, तो 2t इक्वल टू mag, तो ma का वैल्यू कितना हो जाएगा 2t/g। अब 2t का वैल्यू यहाँ से देख सकते हैं, 2t का वैल्यू कितना है 3mg है, तो ma का वैल्यू कितना आ गया 3g, तो इसका मास कितना होना चाहिए 3m, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में string of negligible mass going around a clamped pulley of mass m supports a block of mass capital M as shown. The force on the pulley by the clamp is, तो force on the pulley by the clamp, ठीक है। तो इस पुली पे clamp कितना फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पे, अगर ये मास 0 होता, इसको एलिमिनेशन से बनाते हैं हम लोग, अगर ये मास 0 होता, कोई मास हंग ही नहीं होता, तो इस रस्सी का जरूरत ही नहीं है कुछ, ठीक है। अगर मास हंग ही नहीं है तो रस्सी की जरूरत नहीं है, तब कैसा होता। तो आप देखते तो पुली पे सिर्फ 2 ही फोर्स लग सकते हैं, पुली के कॉन्टैक्ट में कौन है, पुली के कॉन्टैक्ट में आपका ये क्लैंप है, तो क्लैंप कुछ फोर्स लगाता, और पुली के ऊपर अर्थ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लगाता, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्योंकि पुली इक्विलिब्रियम में तो दोनों फोर्सेस इक्वल होते हैं, तो फोर्स बाय क्लैंप क्या होता है mg के बराबर, डायरेक्शन अपोजिट होता है, mg नीचे है तो फोर्स बाय क्लैंप ऊपर होता है, ठीक है। समझ में आई बात, क्योंकि 2 ही फोर्स लग रहे हैं, एक mg डाउनवर्ड है तो दूसरा फोर्स क्लैंप जो है इस पुली पे कितना लगा होगा, अपवर्ड लगा होगा, तो इतना हो गया, ठीक है ना। तो यानी अगर m 0 है तो फोर्स बाय क्लैंप mg आना चाहिए, तो m 0 पुट करेंगे तो फोर्स बाय क्लैंप mg जहाँ पे नहीं आएगा उसको एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, क्योंकि कैपिटल M को 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जा रहा है m² इंटू g, मतलब √2 mg आ रहा है यहाँ पे तो आ ही नहीं रहा, यहाँ पे भी आ ही नहीं रहा, ये चीज़ चाहिए हमें, ठीक है ना। तो m को 0 पुट करेंगे तो फाइनल आंसर ऐसा चाहिए, तो इस यहाँ पे m को 0 पुट करेंगे तो कैपिटल M0, तो ये आपका mg हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट। इन द गिवन फिगर शोन m1 एंड m2 वेयर m2 इज ग्रेटर देन m1 आर एट रेस्ट इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग AB। तो AB में टेंशन निकालना है, ठीक है। तो अगर m2 इक्विलिब्रियम में है तो m2 का फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन आएगा, एक तो आपका स्प्रिंग फोर्स अपवर्ड लग रहा होगा, और एक अर्थ के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स m2 पे डाउनवर्ड लग रहा होगा, क्योंकि m2 इक्विलिब्रियम में तो दोनों इक्वल होना चाहिए। याद रखना m2 पे रस्सी फोर्स लगा नहीं सकता, क्योंकि रस्सी m2 के कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो स्प्रिंग फोर्स पता चल गया। अब याद रखना स्प्रिंग मासलेस है, रस्सी मासलेस ही होगा, ठीक है। तो रस्सी में टेंशन स्प्रिंग फोर्स के बराबर हो जाएगा, तो जो भी मासलेस चीज़ें कनेक्टेड रहेगी टेंशन इक्वल रहेगा, है ना। तो इस पॉइंट पे जो टेंशन होगा वो स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगा, क्योंकि रस्सी मासलेस पुली के अराउंड घूम के जा रही है, तो हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगा। मान लो मासलेस पुली है, क्वेश्चन बोलना चाहिए था, हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगा, तो यहाँ भी टेंशन ये होगा।
ठीक है। अब इसके ऊपर फोर्सेस क्या क्या है, टेंशन अपवर्ड, एक टेंशन यहाँ से डाउनवर्ड, एक तो टी अपवर्ड एक टी डाउनवर्ड और तीसरा एम जी, ठीक है, क्योंकि ये भी इक्विलिब्रियम में है तो अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो यहाँ से T1 का वैल्यू कितना आ रहा है, टी माइनस एम जी, और ये टी का वैल्यू इस टी के एफ के बराबर था, ठीक है, और एफ का वैल्यू कितना था m2g, तो टी का वैल्यू m2g पुट करेंगे तो ये m2 माइनस m1g, ये m1 है ना, m1g, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 20 में सेम स्प्रिंग इज अटैच टू 2 kg 3 kg एंड 1 kg इन द 3 सिचुएशन शोन। तो तीनों केसेस में एक्सटेंशन दिया हुआ है x1 x2 x3, एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स हैव सेम मैग्नीट्यूड, हर केस में दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होगा, इसमें भी दोनों का सेम होगा, इसमें भी दोनों का सेम होगा, क्वेश्चन ने बोल दिया है, ठीक है। तो x1 x2 x3 में कैसा रिलेशन है, कौन बड़ा है कौन छोटा वो बताना, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान देना, दोनों एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम बोला, डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बोला है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सेंस लगा के डायरेक्शन अपोजिट मानते हैं, कैसे। अब यहाँ पे याद रखना, आपको तीनों स्ट्रिंग्स का लेंथ या डिफॉर्मेशन को कंपेयर करना है। तो अगर लेंथ ऑफ द स्प्रिंग बाद में फिर से चेंज हो रहा होगा, डिफॉर्मेशन जो है, यानी डिफॉर्मेशन भी चेंज हो रहा होगा, डिफॉर्मेशन चेंज होगा तो जरूरी नहीं कि रिलेशन होल्ड करे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसका एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड मानेंगे तो इसका अपवर्ड मानेंगे, ठीक है। ये मत सोचना कि ये तो हमेशा होता था, हमेशा नहीं होता था, ये पूरा अगर रस्सी होता है तब होता है हमेशा, लेकिन यहाँ पे स्प्रिंग है तो दोनों का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी सेम हो सकता था, मैग्नीट्यूड भी सेम हो सकता था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे ये करेंगे कि दोनों एक्सेलरेशन को अपोजिट डायरेक्शन में मानेंगे, ए ऊपर और इसका भी ए ऊपर, ये ए डाउनवर्ड है ना, क्योंकि बोल दिया मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता था अगर ये स्प्रिंग है तो, लेकिन क्वेश्चन ने बोल दिया सेम है, और दोनों का डायरेक्शन को अपोजिट माने ताकि स्प्रिंग का डिफॉर्मेशन फिक्स रहे। वैसे यहाँ पे ए डाउनवर्ड तो यहाँ पे ए अपवर्ड, ठीक है ना, स्प्रिंग का डिफॉर्मेशन फिक्स रहने, ठीक है ना। यहाँ पे दोनों इक्वल है तो एक्सेलरेशन 0 0, ठीक है। अब हम लोग को बताना है कि तीनों केस में डिफॉर्मेशन किसका ज़्यादा है किसका कम है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो स्प्रिंग फोर्स शुड बी इक्वल टू 2g, 3 kg का बनाएंगे तो स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू 3g नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड, ठीक है। तो पहले एक्सेलरेशन निकाल ले हम लोग। तो आपको पता है कि ऐसे केसेस में एक्सेलरेशन कितना होता है, मासेस का डिफरेंस डिवाइडेड मासेस का सम, ये न्यूटन्स लॉ से सिंपली प्रूव कर सकते हैं, एटवुड मशीन है, ठीक है। एक्सेलरेशन इतना आएगा, वैसे इस केस में एक्सेलरेशन कितना आएगा, मासेस का डिफरेंस डिवाइडेड मासेस का सम, ठीक है। तो अगर 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, 3 kg पे क्या लगेगा, सपोज स्प्रिंग फोर्स को F2 बोल रहे हैं और mg तो नीचे लगेगा क्योंकि डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है, 3g माइनस F2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स 3g माइनस F2 मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से 3 इंटू जी माइनस ए F2 का वैल्यू और ए का वैल्यू कितना है g/5 यहाँ पुट करेंगे तो उसी लॉजिक से यहाँ पे F3 निकालेंगे। तो F3 यहाँ पे फिर से इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इस पर क्या क्या फोर्सेस लगेगा, इस पर लगेगा F3 अपवर्ड mg डाउनवर्ड, ठीक है। तो F3 अपवर्ड है, mg डाउनवर्ड है, लेकिन एक्सेलरेशन अपवर्ड है तो F3 माइनस mg, m तो 1 है, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन a डैश, और a डैश का वैल्यू कितना है g/3। तो यहाँ से F3 का वैल्यू कितना आएगा 4g/3। तो F1 F2 F3 का वैल्यू हमें मिल गया है। याद रखना तीनों स्प्रिंग आइडेंटिकल है, मतलब तीनों का K सेम होगा, ठीक है ना। तो जिसमें स्प्रिंग फोर्स ज़्यादा होगा उसका एक्सटेंशन ज़्यादा होगा, ठीक है ना, क्योंकि K सबका सेम है। तो स्प्रिंग फोर्स इन तीनों में सबसे ज़्यादा किसका है, बीच वाले का F2, यानी x2 सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा x2, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन हो सकता है, और उसके बाद x2 के बाद कौन बड़ा है, ये बड़ा है F1, तो फिर x1 होना चाहिए। तो x2 के बाद x1 होना चाहिए, लास्ट में x3 होना चाहिए, तो यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21, अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg is horizontally thrown with a velocity 10 on a stationary long plank of mass 2 kg whose surface has coefficient of friction equal to 0.5. Plank rests on a frictionless floor. Find the time when the block comes to rest with respect to plank. तो यहाँ पे plank है, बहुत बड़ा plank है, लेकिन मास इसका बोल दिया गया है, प्लैंक का मास कितना है 2 kg, ठीक है। प्लैंक के ऊपर एक 1 kg का ऑब्जेक्ट को स्लाइड करवाया गया है ना, विथ 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसको इस तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से भेजा गया है। इनिशियली प्लैंक रेस्ट पे है, ठीक है, लेकिन हमेशा रेस्ट पे नहीं रहेगा। कारण क्या है कि प्लैंक जिस सरफेस पे है वो सरफेस स्मूथ है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस। अब देखो इसके ये राइट की तरफ स्लाइड हो रहा है इसके ऊपर, तो ये इसके ऊपर फ्रिक्शन इस तरफ लगाएगा, लेफ्ट की तरफ, ठीक है। अब क्योंकि 2 ने 1 पे फ्रिक्शन लेफ्ट की तरफ लगाया तो 1 2 पे फ्रिक्शन राइट की तरफ लगाएगा, है ना। तो 2 का एक्सेलरेशन राइट की तरफ हो जाएगा, 1 का एक्सेलरेशन लेफ्ट की तरफ हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई है ना, क्योंकि एक्चुअल में स्लिपिंग हो रहा है तो जो फ्रिक्शन लग रहा होगा मैक्सिमम लग रहा होगा, फ्रिक्शन जो लग रहा होगा वो मैक्सिमम लग रहा होगा, ठीक है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, म्यू टाइम्स एन। म्यू कितना है 0.5, नॉर्मल कितना होगा, यहाँ पे याद रखना नॉर्मल मतलब इन दोनों के बीच का नॉर्मल लेना होगा, 2 और ग्राउंड के बीच का नॉर्मल मत लेना क्योंकि इनके बीच का फ्रिक्शन निकाल ले। 1 और 2 के बीच का नॉर्मल कितना होगा, इसके mg के बराबर, ठीक है, क्योंकि जो नॉर्मल लग रहा होगा वो 1g को इसका वेट को बैलेंस कर रहा है, तो नॉर्मल का वैल्यू mg यूज़ करेंगे। तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 5 न्यूटन है, ठीक है ना, और वही यहाँ पे लग रहा होगा इन दोनों पे, है ना। तो एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg ब्लॉक कितना हो जाएगा 5/1 यानी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स राइट
सॉरी लेफ्ट, और एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg कितना हो जाएगा, इसका मास कितना है 2 है, तो 5/2 मतलब 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स राइट। ठीक है, तो A1 A2 हम लोग को पता चल गया है। अब यहाँ पे हम लोग अगर इस पे बैठ जाए तो विथ रिस्पेक्ट टू अगर 2 देखें हम लोग, तो 2 का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड A2 इस तरफ था और 1 का एक्सेलरेशन A1 इस तरफ था। ठीक है ना, तो 2 में बैठ जाएंगे तो ये उल्टा करके ऐड करना होगा इसमें, यानी ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा A1 प्लस A2। ठीक है ना, A1 प्लस A2 का वैल्यू मतलब 5 और 2.5 मतलब 7.5 है ना। तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन इतना है और ब्लॉक का इनिशियल वेलोसिटी कितना इतना है, याद रखना ये रेस्ट पे था इनिशियली, तो यही इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी यही रहेगा। इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी इतना है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो आपसे पूछा गया था कितने टाइम के बाद ब्लॉक रेस्ट पे आएगा। ठीक है ना, तो कितने टाइम के बाद ब्लॉक रेस्ट में आएगा, v = u + at लगा देते हैं, सब रिलेटिव है ना। तो फाइनल v क्या चाहिए, 0 चाहिए क्योंकि रेस्ट पे चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी कितना है 10 है, एक्सेलरेशन कितना अपोजिट डायरेक्शन में -7.5 × t, तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा 4/3 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 22 में स्मॉल बॉल ऑफ मास M इज हेल्ड इन इक्विलिब्रियम with 2 identical springs as shown, force constant of each spring is k and relaxed length is L/2। तो यहाँ पे अगर हम लोग सिचुएशन ड्रॉ करें तो ये यहाँ पे अगर नेचुरल लेंथ पे दिखा है स्प्रिंग को तो बॉल को यहाँ पे रहना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इसको छोड़ दिया है तो बॉल कुछ वेट के कारण नीचे आके यहाँ पे आके फिक्स हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि नेचुरल लेंथ से ऊपर वाले स्प्रिंग का लेंथ इंक्रीज हुआ है बाय x और नीचे वाले स्प्रिंग का लेंथ डिक्रीज हुआ है बाय x। ठीक है ना, क्योंकि ऊपर वाला लेंथ जितना इंक्रीज होगा नीचे वाला उतना ही डिक्रीज होना पड़ेगा। टोटल लेंथ इन दोनों का सम तो कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तो ऊपर वाले स्प्रिंग का लेंथ क्योंकि इंक्रीज हुआ है तो स्प्रिंग तो अपना लेंथ को रीगेन करना चाहेगा, तो स्प्रिंग बॉल पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, ऊपर वाला स्प्रिंग बॉल पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा kx, और नीचे वाला स्प्रिंग भी अपना लेंथ को रीगेन करने के लिए, अपना शेप को रीगेन करने के लिए बॉल को ऊपर ढकेलेगा, तो फिर से kx लगेगा। तो बॉल पे kx ऊपर लग रहा है, mg डाउनवर्ड लगेगा। तो बॉल के ऊपर 3 लोग फोर्स लगाएगा, 2 ठो स्प्रिंग के कारण और एक अर्थ के कारण। तो 2kx = mg हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा mg/2k। तो आपसे क्या पूछा गया था, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द बॉल एंड द रूफ। तो रूफ यहाँ पे, बॉल यहाँ पे, तो बॉल और रूफ के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा L/2 + x। तो L/2 + x मतलब mg/2k, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 में इलास्टिक स्प्रिंग ऑफ लेंथ रिलैक्स लेंथ L0 एंड फोर्स कांस्टेंट k इज कट इनटू 2 पार्ट्स, जिसका रिलैक्स लेंथ दिया हुआ है L1 एंड L2। तो फोर्स कांस्टेंट क्या होगा, तो हमें पता है कि स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू लेंथ कांस्टेंट होता है। ठीक है ना, तो स्प्रिंग कांस्टेंट k इनटू लेंथ ये कांस्टेंट होगा। ठीक है ना, तो मान लो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है, तो k1 इंटू इसका नेचुरल लेंथ शुड बी इक्वल टू k2 इंटू इसका नेचुरल लेंथ। ठीक है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट इज लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग ये फिक्स रहता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं k1 का वैल्यू कितना हो जाएगा k_L0/L1, और दिस इक्वल टू दिस से हम लोग बोल सकते हैं k2 का वैल्यू कितना हो जाएगा k_L0/L2। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 24 में ब्लॉक ए इज मूविंग अवे फ्रॉम द वॉल विथ स्पीड v, तो फाइंड द एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन ए। ब्लॉक बी के बारे में बताना है। तो ब्लॉक ए वॉल से दूर जा रहा है v स्पीड, हमेशा स्पीड को लेके कंस्टेंट रिलेशन लिखना। ठीक है, जो भी लिखना है आपको, है ना। तो अगर इस रस्सी का लेंथ को कंजर्व करें हम लोग, तो इस रस्सी का ये एंड तो वॉल के साथ फिक्स्ड है, तो 0। ठीक है ना, अब ये पुली भी रेस्ट पे है, तो पुली का सेंटर रेस्ट पे है, तो पुली के एंड्स में जो यहाँ पे रस्सी लगेगी उनको भी 0 लिख देना। ठीक है, वैसे इस पुली के लिए भी 0, यहाँ भी 0। ठीक है, अब ये अगर v से इधर जाएगा तो ये पुली का सेंटर इससे कनेक्टेड है, तो ये पॉइंट भी v से इधर जाएगा और ये पॉइंट v से इधर जाएगा, तो पुली का ये पॉइंट v से इधर जा रहा है और ये पॉइंट भी v से इधर जा रहा है। ठीक है, वैसे यहाँ पे ये पॉइंट भी v से इधर जा रहा है, ये पॉइंट भी v से इधर जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये पॉइंट तो रेस्ट पे था, सॉरी, है ना। तो अब देखो हर एक एंड पॉइंट, इस पूरे रस्सी का एंड पॉइंट्स मतलब किसी भी 2 सेगमेंट के बीच का लेंथ जो चेंज हो सकता है। ठीक है ना, ये और ये सब आपने देख लिया, सबका वेलोसिटी लिख दिया। ठीक है ना, ये ब्लॉक ऑफ कोर्स ऊपर या नीचे जाएगा, तो मैं नीचे मान ले रहा हूँ, आपको ऊपर मानना तो ऊपर मान लेना, तो v' है मान लो। ठीक है, अब इस रस्सी का रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ को लिखते हैं, है ना। तो ये पॉइंट का 0 कंट्रीब्यूशन है, ये पॉइंट अगर इधर जाएगा तो लेंथ बढ़ना चाहेगा +v से, वैसे ये भी इधर जाएगा तो ये वाला सेगमेंट का लेंथ बढ़ना चाहेगा +v से, वैसे 0 फिर से बढ़ना चाहेगा 0 और ये भी बढ़ना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं v' का वैल्यू कितना आ गया -4v। ठीक है ना, v' का वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब हम लोग जिस तरफ v' को माने थे उसके उल्टा जा रहा है, तो एक्चुअली में ये ब्लॉक ऊपर जा रहा होगा 4v से। ठीक है ना, तो ये ब्लॉक का वेलोसिटी कितना है, तो b को अगर आप देखें क्योंकि नेगेटिव आया है, तो मतलब जो डायरेक्शन में ड्रॉ किया था उसको उल्टा ड्रॉ कर दो 4v। ठीक है, तो ऑब्वियस था अगर ये इधर जा रहा है तो ये सब लेंथ बढ़ेगा, ये सब लेंथ बढ़ेगा, 4 सेगमेंट का लेंथ बढ़ रहा है, 4v से v से बढ़ रहा है, तो इसको घटना पड़ेगा 4v से। ठीक है, तो आपसे पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी, है ना। तो ब्लॉक बी का वेलोसिटी तो इतना आया। ठीक है ना, और विथ रिस्पेक्ट टू ए पूछा है। अब ए का वेलोसिटी खुद v इस तरफ है, तो ये तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, b का वेलोसिटी। विथ रिस्पेक्ट टू ए के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए का वेलोसिटी से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए का वेलोसिटी इस तरफ उल्टा करके ऐड कर देंगे। ठीक है, या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक ही चीज़ है ना। तो ये है वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ए।
तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 चौके 16 और 1 17, ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ना, तो इतना आ जाएगा, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए का वैल्यू इतना आया, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए भी √17 आएगा, तो √17 का वैल्यू यहाँ पे, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, बाकी सब इनकरेक्ट है, ठीक है ना। 25 में यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक आपको बोल दिया गया है हॉरिजॉन्टली चल रहा है इस सरफेस पे, है ना, और यहाँ पे एक रस्सी है, ठीक है। तो अगर इस रस्सी को देखें तो रस्सी का ये सेगमेंट V से आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना, ये पुली तो रेस्ट पे है, तो ये रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे है। ऑफकोर्स ब्लॉक हॉरिजॉन्टली चल रहा है, तो आप राइट भी मान सकते हो, लेफ्ट भी मान सकते हो। बहुत लोग को लग रहा हो राइट चल रहा है, एक्चुअली में राइट चल रहा है, लेकिन आप लेफ्ट भी मांगोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। तो मान लो मैं राइट मान रहा हूँ U, है ना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कॉन्टैक्ट पॉइंट को देखेंगे तो ये इन दोनों के बीच में देखेंगे तो इसका तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, और ये बढ़ाना चाह रहा है तो +V, ठीक है। इसको देखेंगे तो ये तो कुछ नहीं कर रहा है तो 0। अब इसको देखेंगे तो ये ना स्ट्रिंग के लॉन्ग है ना उसके उल्टा है, कुछ एंगल पे, ठीक है। तो इसका कॉम्पोनेंट निकालेंगे हम लोग, है ना। ये एंगल थीटा है तो ये 90 - थीटा हो जाएगा, और u का ये वाला कॉम्पोनेंट कितना आ जाएगा, इसको तोड़ते हैं हम लोग, ये हो जाएगा u cos 90 - थीटा मतलब u sin थीटा, ठीक है। और वैसे इस तरफ कितना आ जाएगा, u cos थीटा, तो u को तोड़ दिया हम लोग, ठीक है ना। तो ऑफकोर्स जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है स्ट्रिंग के, वो स्ट्रिंग का लेंथ को चेंज नहीं करती। जैसे सर्कुलर मोशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग चलता है, इसलिए स्ट्रिंग का लेंथ चेंज नहीं होता, ऑब्जेक्ट भले मूव कर रहा हो, ठीक है ना। तो करीब पैरेलल वाला ही चेंज करना चाहेगा, तो पैरेलल वाला कितना है u sin थीटा, और वो क्या करना चाहता है, स्ट्रिंग का लेंथ को घटाना चाहता है, क्योंकि दूसरे एंड की तरफ जा रहा है, ठीक है। वो घटाना चाहता है तो माइनस लिखेंगे =0। तो यहाँ से u का वैल्यू आपसे पूछा, तो u का वैल्यू क्या हो जाएगा, v/sin थीटा, यानी ऑप्शन बी। 26 में ब्लॉक ऑफ मास 2 kg is kept on a rough horizontal floor and pulled with a force F. If the coefficient of friction is 0.5 then the minimum force required to move the block. तो ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अब क्वेश्चन ने बोल दिया है कि ब्लॉक को मूव करवाना है, मतलब जो फ्रिक्शन लग रहा होगा मैक्सिमम लग रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, या एफएस में बोलोगे तो मैक्सिमम बोलोगे, ठीक है। एक्चुअली में काइनेटिक लग रहा होगा क्योंकि एक्चुअली मूव हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सब 4 फोर्स लग रहे हैं, इसको तोड़ दिए 2 कंपोनेंट में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोशन नहीं होगा, तो दिस इक्वल टू दिस कर दो। एक नॉर्मल भी लग रहा हो तो दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस होना चाहिए। तो नॉर्मल का वैल्यू यहाँ से इतना आ जाएगा। वर्टिकल डायरेक्शन वाला मोशन देखिए तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऑफकोर्स जिस तरफ फोर्स लगा रहे उस तरफ जाएगा, फ्रिक्शन की तरफ तो नहीं जाएगा अपने आप। इस तरफ एक्सेलरेशन है तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में राइट वाला फोर्स माइनस लेफ्ट वाला फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, 2 इंटू ए, है ना। अब यहाँ से एफ मैक्स का वैल्यू क्या होगा, म्यू इंटू एन। एफ मैक्स इसे तो हम लोग एन निकाले थे, तो एफ मैक्स निकाल लेंगे म्यू इंटू एन करके। एफ मैक्स का वैल्यू म्यू इंटू एन लिखते हैं। म्यू कितना है, म्यू है आपका 0.5 और एन है इतना। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिलेशन आएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो, आपको बोला गया था मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ, तो एफ को मिनिमाइज करना होगा तो एक्सेलरेशन का मिनिमम वैल्यू लेना पड़ेगा। तो एफ मिनिमम कब होगा, जब ए मिनिमम हो, क्योंकि बाकी सब कांस्टेंट है। और ए का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 0, ठीक है, ऑन द वर्ज ऑफ मोशन है मान लो, ठीक है, या 0.00001 ले लो ए का वैल्यू, तो ऑलमोस्ट 0 का जैसा बिहेव करेगा। तो आपको बोल रहे नहीं सर मूव करवाना है, तो ठीक है, ए का वैल्यू आप ले लो 0.10-15,000 0 और फिर 1। तो आप कैलकुलेशन करोगे इस नंबर को लेके, तो सोचा 0 को लेके ही कर लो। तो एफ का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 7। f/5 का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 10, मतलब एफ का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 50/7। तो यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो ये 10 आएगा 0.5 से मल्टीप्लाई होने के बाद। तो अल्टीमेटली फिर से वही लॉजिक से एफ मिनिमम कब होगा, जब ए मिनिमम हो। तो ए का मिनिमम वैल्यू 0 पुट करेंगे तो एफ का मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, 100/7। क्वेश्चन नंबर 27 में इन द फिगर शोन अ रिंग ऑफ मास कैपिटल एम एंड ए ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम। तो रिंग का मास कैपिटल एम है, ब्लॉक का मास स्मॉल एम है, इक्विलिब्रियम में है। इनके बीच का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बोल दिया म्यू है। तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर्ड बाय द पोल ऑन एम। तो इस एम का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इस एम पे नॉर्मल तो ऐसे लगेगा परपेंडिकुलर टू द रॉड, है ना। क्या क्या लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी तो लग रहा होगा इस पे, और ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लग रहा होगा, ठीक है। तो आपसे क्या पूछेगा, फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर्ड बाय पोल ऑन एम, क्योंकि रिंग मूव नहीं कर रहा है, इक्विलिब्रियम में है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू एम जी होना चाहिए। तो यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, एम जी अगर ऑप्शन होगा तो उसको करेक्ट कर देंगे, ठीक है। बाकी म्यू निकालने की जरूरत नहीं, म्यू एम जी तो क्या होता है, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स एम जी के बराबर होगा, बस सिंपल है ना। 28 में इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द 2 ब्लॉक्स इज 1/2 द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द 2 ब्लॉक्स इज। अब ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है, आपके पास दोनों ब्लॉक है तो आप 2 केस अज्यूम कर लेना। एक केस में रिलेटिव मोशन हो रहा है और एक केस में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो पहले हम मान लेते हैं कि देयर इज नो रिलेटिव मोशन। तो पहले मैं मान रहा हूँ कि दोनों ब्लॉक्स के बीच में स्लिपिंग नहीं हो रहा। अगर स्लिपिंग नहीं हो रहा तो दोनों ब्लॉक एक साथ एक सिस्टम जैसे चलेंगे। तो अगर दोनों को एक साथ मान ले तो इसका मास कितना हो जाएगा, 6 kg, और इस 6 kg पे इस तरफ 2 न्यूटन लग रहा है, इस तरफ 20 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 20 - 2 मतलब 18 न्यूटन हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 18 न्यूटन, फोर्स है डिवाइडेड बाय 6 मतलब 3 मीटर/सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो अगर देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन द ब्लॉक्स तो उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा इस तरफ 3 मीटर/सेकंड स्क्वायर का, है ना। अब हम लोग अब इंडिविजुअल ब्लॉक्स लेते हैं। सपोज 2 kg ब्लॉक को ले रहे हैं, तो 2 kg ब्लॉक को अगर देखेंगे तो 2 kg पे आप 2 न्यूटन इस तरफ लगा रहे हो, ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन इस तरफ है 3 का, है ना। तो यहाँ पे 2 kg फ्रिक्शन किधर ही मान लो, लेफ्ट या राइट आपका मान, मैं लेफ्ट मान रहा हूँ,
ठीक है ना, वो तो कैलकुलेशन करेंगे, एफ पॉजिटिव आ गया तो सही माने थे, एफ नेगेटिव आया तो गलत माने थे, ठीक है ना। तो इसको कैलकुलेट करें अगर, तो क्योंकि एक्सेलेरेशन इस तरफ है तो आप वैसे ही सोच सकते थे कि एक उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो इस तरफ फोर्स लगना पड़ेगा तभी एक्सेलेरेशन लेफ्ट की तरफ आएगा, ठीक है ना। तो एफ माइनस टू इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आया, 8 न्यूटन है, ठीक है। अब हमें बस ये चेक करना है कि क्या इतना फ्रिक्शन का वैल्यू पॉसिबल है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, म्यू इंटू एन। म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमें, म्यू का वैल्यू दिया हुआ है हाफ और एन का वैल्यू दिया हुआ है, एन कितना यहाँ पे 2 kg ब्लॉक है तो 20 न्यूटन, तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन, ठीक है। तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 10 न्यूटन है और यहाँ पे फ्रिक्शन कितना लग रहा है, 8 न्यूटन है, विच इज़ पॉसिबल। देयरफॉर दिस सिचुएशन इज पॉसिबल। पॉसिबल है मतलब हम लोग सही माने थे, ठीक है। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन का वैल्यू 10 न्यूटन से ज़्यादा आता तब यानी ये अजम्पशन गलत होता, ठीक है। तो यानी ये पॉसिबल था, यानी ये सही रिजल्ट है, तो फ्रिक्शन का वैल्यू 8 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 में, इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर मास ऑफ ब्लॉक बी एंड ए इज 2m and m respectively, surface between B and floor is smooth, the block B is connected to block C by means of string pulley system. If the whole system is released, then find the minimum value of mass of block C so that A remains stationary, ठीक है। तो इस पूरे सिस्टम को रिलीज कर दिया गया और क्वेश्चन में बोला गया है कि C का मिनिमम मास कितना होना चाहिए ताकि ए मूव करते वक्त बी के ऊपर स्लाइड ना हो, ठीक है। यानी ए इसी हाइट पे रहते हुए मूव करे, मतलब ए और बी टुगेदर मूव करे, ठीक है। तो सी का वैल्यू ऐसा क्या होना चाहिए, तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ, ठीक है ना। तो अगर इसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो मान लो सी नीचे जा रहा है ए एक्सेलेरेशन से, ठीक है। तो ये भी इस तरफ जाएगा ए से और ये भी इस तरफ जाएगा ए से। इसका ए का ऊपर वर्टिकल फोर्सेस देखेंगे तो ए के ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लग रहा होगा जो बी पे स्लिप होने के कारण, स्लिप का टेंडेंसी कारण लग रहा होगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी लग रहा होगा, ठीक है। तो ए का मास कितना है, एम है, तो एम जी है ना, तो फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू एम जी हमें पता चल गया, ठीक है। ए का वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखेंगे तो ए के ऊपर बी कुछ नॉर्मल लगा रहा होगा, तो उस नॉर्मल का वैल्यू निकालते हैं तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, इसका मास इंटू इसका हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, है ना, क्योंकि नॉर्मल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और तो ए पे कोई फोर्स नहीं है कुछ, तो नॉर्मल इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इसका एम है, एक्सेलरेशन इसका भी ए टुवर्ड्स राइट है, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू इतना पुट करेंगे तो एन का वैल्यू एम जी आया, ठीक है ना। अब जो फ्रिक्शन का वैल्यू है दैट इज लेस देन इक्वल टू एफ मैक्स होता है हमेशा, और फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन ही होगा ऑफकोर्स क्योंकि मोशन इनके बीच का रिलेटिव मोशन स्लिपिंग नहीं हो रहा है। तो और स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, म्यू इंटू एन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, म्यू इंटू एन, दिस इज नथिंग बट म्यू इंटू एन, और एन का वैल्यू कितना है, एम ए। तो म्यू एम ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी आया, तो म्यू एम ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी, यहाँ से ए का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जी बाय म्यू आया, ठीक है। तो आपसे बोला गया था मिनिमम वैल्यू ऑफ मास ऑफ ब्लॉक सी ताकि ये सिचुएशन पॉसिबल हो। तो अब यहाँ पे इस केस में आपको पता है अगर न्यूटन से लगाओगे तो इसके ऊपर तो मास ऑफ ब्लॉक सी कैपिटल एम है, ठीक है। तो इसके ऊपर फोर्स लिखेंगे तो एम डी डाउनवर्ड टी अपवर्ड, और इसके ऊपर लिखेंगे तो क्योंकि ये सब चीज़ हॉरिजॉन्टली एक साथ चल रहा है तो इस पूरे को सिस्टम ले सकते हैं, है ना, क्योंकि एक साथ चल रहा है तो पूरे को सिस्टम ले लेंगे। तो इस पूरे सिस्टम का मास कितना हो जाएगा, m प्लस 2m, क्योंकि इसका मास 2m दिया हुआ है, इसका m दिया हुआ, तो 3m मास है, तो ये 3m मास है, इसके ऊपर टेंशन इस तरफ लग रहा है, ठीक है। और क्योंकि ये सरफेस फ्रिक्शनलेस आपको बोल दिया गया है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्योंकि B और फ्लोर के बीच का सरफेस फ्रिक्शनलेस है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं, तो इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स है, तो इसके ऊपर न्यूटन से लगाएंगे तो नेट फोर्स हॉरिजॉन्टली इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो T इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, मास कितना है टोटल सिस्टम का 3m और एक्सेलरेशन कितना है a, ठीक है। और इसके ऊपर लगाएंगे तो इसका एक्सेलरेशन a डाउनवर्ड है, कैपिटल एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। इस t का वैल्यू 3m में यहाँ पुट कर देते हैं, t का वैल्यू 3m में पुट करें तो इतना आ गया, ठीक है। अब हमें a के बारे में पता है, a ग्रेटर देन इक्वल टू जी बाय म्यू था, यहाँ से a का वैल्यू अगर निकाले तो इस इक्वेशन से a का वैल्यू इतना आ गया, और ये इनइक्वालिटी में अगर a का वैल्यू पुट करते a का वैल्यू कैपिटल एम जी बाय 3m प्लस कैपिटल एम, a का वैल्यू पुट किया ग्रेटर देन इक्वल टू जी बाय म्यू, तो यहाँ से जी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हम लोग कैपिटल एम का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर इस रिलेशन को आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3m बाय म्यू माइनस 1, ठीक है ना। तो 3m बाय म्यू माइनस 1 यहाँ पे होगा, तो मैं डायरेक्टली एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या है क्योंकि मिड गए हैं, ठीक है। सपोज ये सब ऑप्शन है तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा, सी 3m बाय म्यू माइनस 1, क्योंकि m का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू दिस है तो m का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा इस, क्योंकि या तो इसके बराबर होगा या इससे बड़ा होगा, तो कम से कम वैल्यू इतना होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में, इन द फिगर शोन if friction coefficient between blocks 1 and 2, if the friction coefficient between block and the inclined plane is 0.5 and 0.4, तो इसका friction coefficient 0.5 है with surface और इसका है 0.4, ठीक है। तो दोनों एक साथ चलेंगे कि नहीं बताना है ना। अब यहाँ पे सिंपल एक चीज़ सोचो, अगर ब्लॉक अकेला होता तो इसके ऊपर फोर्सेस क्या लगता है, इस तरफ mg sin थीटा लगता, और एक्सेलेरेट हो रहा है तो फ्रिक्शन मैक्सिमम लगेगा। फ्रिक्शन मैक्सिमम क्या होता है, म्यू इंटू एन, और नॉर्मल वैल्यू को पता है एम जी कॉस थीटा होता है इस केस में, है ना। तो एन का वैल्यू एम जी कॉस थीटा यूज़ करेंगे। तो अगर क्योंकि एक्सेलेरेट हो रहा है ये, मान लो ए एक्सेलेरेशन से एक्सेलेरेट हो रहा है तो दिस माइनस दिस नेट फोर्स अलॉन्ग द इंक्लाइन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। यहाँ से एक्सेलेरेशन का वैल्यू कितना आ गया, जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि अगर आप म्यू को बढ़ाओगे, म्यू को बढ़ाने से एक्सेलेरेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। इसलिए से आपको देख सकता है कि म्यू को बढ़ाएंगे तो म्यू के सामने तो माइनस साइन है तो म्यू बढ़ेगा, तो ये टर्म डिक्रीज होगा, ये टर्म डिक्रीज हो तो पूरा टर्म
भी डिक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में अगर ये इंडिपेंडेंटली यहाँ पे होता, अकेला होता मान लो, तो इसका जितना भी एक्सेलरेशन होता वो इससे कम होता, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका म्यू ज़्यादा है ना। तो इसका म्यू कितना है 1 के बीच में, सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैं, ये पॉइंट एक्सेशन में उल्टा लिख दिया था, ये पॉइंट सॉरी म्यू उल्टा लिखा था, इसका 0.4 इसका 0.5 है, ठीक है ना। तो जिसका म्यू कम है उसका एक्सेशन ज़्यादा है, तो यानी A2 का एक्सेशन ज़्यादा रहेगा। तो इसका एक्सेशन अगर A2 है और इसका एक्सेशन अगर A1 है, तो क्योंकि म्यू इसका कम है तो इसका एक्सेशन ज़्यादा होगा, तो A2 ग्रेटर देन A1 है, ठीक है। तो अब बोलोगे सर लेकिन इंडिपेंडेंट तो नहीं, दोनों कॉन्टैक्ट में है। आप इमेजिन कर लो इंडिपेंडेंट है, तो अगर इंडिपेंडेंट होता तो A2 तेज़ी से भागता, A1 कम से भागता, तो भले शुरू में कॉन्टैक्ट है लेकिन क्योंकि इसका एक्सेशन ज़्यादा होना है तो ये लोग कॉन्टैक्ट तुरंत ही ब्रेक कर देगा, पहले जैसे मोशन स्टार्ट होगा कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और फिर इनका गैप बढ़ता ही जाएगा, दोनों नीचे जा रहा है लेकिन गैप बढ़ता जाएगा क्योंकि इसका एक्सेशन ज़्यादा है, क्योंकि इसके लिए फ्रिक्शन कम है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट कम है। आप वैसे भी सोच सकते हो फ्रिक्शन कोफिशिएंट कम है तो ये ज़्यादा तेज़ी से चलेगा, ठीक है, कम फ्रिक्शन लगेगा ओवरऑल, है ना। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कम फ्रिक्शन नहीं, मतलब फ्रिक्शन का इफेक्ट कम होगा एक्सेलरेशन पे, ठीक है। तो जो भी है ये तेज़ी से चलेगा, ये धीरे से चलेगा, तो ऐसा होता। अगर उल्टा होता, मान लो यहाँ पे 0.5 होता है, यहाँ पे 0.4 होता है, तो ये स्लो से चलना चाहता है, ये फास्ट चलना चाहता है, तो दोनों कॉन्टैक्ट में होते हुए आगे बढ़ता है। क्योंकि ये फास्ट चलना चाहता है मतलब दोनों कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, और फिर ये इसके कारण इस पर एक नॉर्मल लगता है जिसके कारण ये फास्ट होता, और इसके कारण इस पर एक नॉर्मल लगता है जिसके कारण स्लो होता, तो दोनों का एक्सेलरेशन मैच कर जाता, फिर दोनों एक साथ चलते, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों सेपरेट होंगे क्योंकि आगे वाला तेज चल रहा है, पीछे वाला स्लो चल रहा है। 31 में ब्लॉक इज पुश्ड अप विद सम velocity up a rough inclined plane. It stops after ascending few meters and then reverses its direction and returns back to the point from where it started. तो ब्लॉक को ऊपर फेंके है, स्लो डाउन होकर रुका है और फिर वापस आ गया है, वो वापस नीचे उतरना स्टार्ट किया और इनिशियल पॉइंट तक आया है, ठीक है। इफ़ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 37 डिग्री एंड टाइम टू क्लाइंब अप, तो टाइम टू गो अप इज हाफ द टाइम टू रिटर्न बैक, हाफ द टाइम टू रिटर्न, ठीक है ना, ठीक है। रिटर्न को डाउन लिखता हूँ मैं, एक बार अप जा रहा है एक बार डाउन जा रहा है, तो दोनों का टाइम्स को कंपेयर किया गया है। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, तो म्यू क्या होगा, ठीक है। तो पहले ऊपर जाने वाली जर्नी देखते हैं। तो जब ब्लॉक ऊपर जा रहा होगा तो mg sin थीटा तो हमेशा नीचे लगेगा डाउन द इंक्लाइन, और क्योंकि वो ब्लॉक ऊपर जा रहा है, स्लिपिंग अपवर्ड हो रहा है ब्लॉक का, तो सरफेस ब्लॉक पर फ्रिक्शन नीचे लगाएगा, ठीक है। तो दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन ब्लॉक का ऊपर जाते वक्त का अगर au लिखे तो au का वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय मास। जब ब्लॉक नीचे आ रहा होगा तो ऑफकोर्स मोशन डाउन द इंक्लाइन है, तो फ्रिक्शन मोशन के अपोजिट, रिलेटिव स्लिपिंग के अपोजिट है, मतलब स्लिपिंग डाउन की तरफ है तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, ठीक है। और फ्रिक्शन हमेशा दोनों केस में याद रखना, एक्चुअल में स्लिपिंग हो रहा है तो फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू लिए म्यू इंटू एन, है ना। और एक्सेलरेशन ऑफकोर्स डाउन द इंक्लाइन होगा क्योंकि अपने आप नीचे आ रहा था, रुकने के बाद अपने आप नीचे आया था, मतलब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो तभी तो आ रहा था। तो यहाँ से हम लोग फिर से देखेंगे, न्यूटन्स लॉ लगाएंगे, तो यहाँ पे दिस माइनस दिस इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से AD का वैल्यू इतना आ गया है और फर्स्ट यहाँ से AU का वैल्यू इतना आ गया, ठीक है ना। अब अपवर्ड जाते वक्त भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ रहा है और डाउनवर्ड आते वक्त भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ रहा है। तो एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो टाइम टू ट्रैवल डिस्टेंस s, ऊपर आते समय s डिस्टेंस कवर किया है, नीचे आते समय भी s डिस्टेंस ही कवर किया है क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है ना। और ऊपर आते वक्त आपका फाइनल वेलोसिटी 0 है और नीचे आते वक्त इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, s इक्वल टू हाफ इट स्क्वायर दोनों केस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो s इक्वल टू हाफ इट स्क्वायर दोनों केस में यूज़ कर रहे हैं, ऊपर जाने के लिए भी और नीचे आने के लिए भी, क्योंकि दोनों केसेस में इनिशियल या फाइनल दोनों में से एक चीज़ 0 है, ठीक है। तो ये चीज़ यूज़ की है यहाँ पे। अब यहाँ पे TU और TD का एक रिलेशन पता था, AU और AD का रिलेशन यहाँ से पता है, उसको यहाँ पुट करते हैं। तो यहाँ से ये रिलेशन आएगा, TU बाई TD का वैल्यू यहाँ से हाफ मिल जाएगा और AD बाई AU का वैल्यू ऊपर से AD और AU का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो G कैंसिल होकर ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो इसमें सिंप्लीफाई किए तो ये आया, इससे हम लोग म्यू का वैल्यू 3/5 tan थीटा आया। थीटा क्वेश्चन में 37 डिग्री दिया हुआ था, तो 37 डिग्री यहाँ पुट करेंगे तो tan 37 3/4 होता है, इसको यहाँ पुट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0.45। तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.45, मतलब ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32 में द सिस्टम इज पुश्ड बाय फोर्स F एज शोन इन फिगर, ऑल द सर्फेसेज आर स्मूथ एक्सेप्ट बिटवीन B and C, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन B and C इज म्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स टू प्रिवेंट ब्लॉक B फ्रॉम गोइंग डाउनवर्ड। तो ब्लॉक बी को नीचे जाने से रोकने के लिए मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स क्या होगा, ये वाला फोर्स, ठीक है ना। अब देखो यार क्वेश्चन ने बोल दिया कि M नीचे नहीं जा रहा है, M नीचे नहीं जा रहा मतलब तीनों एक साथ चल रहे, तो तीनों को सिस्टम ले सकते हैं। यहाँ पे खाली M ही ऊपर नीचे हो सकता था लेकिन वो जा नहीं रहा है, ठीक है, यानी तीनों एक साथ चल रहे, ठीक है ना। M यहाँ पे फिक्स है तो तीनों एक साथ चल रहे ऐसे, है ना। तो यहाँ पे अगर तीनों का मास देखेंगे तो कितना 5m है, तो 5m ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है, यहाँ से F लग रहा है, ठीक है। अब देखो फ्रिक्शन एब्सेंट है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन है तो खाली एक ही फोर्स लग रहा है इस तरफ, तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स बाय मास, ठीक है, इतना हो गया। अब B और C के बीच का अगर नॉर्मल निकाले हम लोग, क्यों नॉर्मल निकालना चाहते हैं, क्योंकि B पे फ्रिक्शन लगा रहा होगा C, क्योंकि B का टेंडेंसी तो है नीचे जाने का, B को आप देखोगे तो B नीचे जाना चाहता है क्योंकि उस पर mg लग रहा है, तो B को कौन नीचे जाने से रोकेगा, C के कारण B पे जो फ्रिक्शन लग रहा है, तो C B पे फ्रिक्शन लगाएगा ऊपर और वो रुकेगा, वो रोक रहा है mg को, ठीक है। तब ये फ्रिक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं B का वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए फ्रिक्शन ऑन B बाय C विच इज F अपवर्ड शुड बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल पुल ऑन
b बाय अर्थ विच इज mg, ठीक है। तो फ्रिक्शन का वैल्यू लेस देन इक्वल टू एफ मैक्स होता है, और एफ मैक्स का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, म्यू इंटू एन से, इसलिए मुझे नॉर्मल का वैल्यू चाहिए बिटवीन बी एंड सी। तो ये बी और सी के बीच का फ्रिक्शन है, तो बी और सी के बीच का नॉर्मल यूज़ करना होगा, ठीक है। अब बी और सी के बीच का नॉर्मल कैसे यूज़ करेंगे, कैसे निकालेंगे, उसके लिए सी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, या बी का बनाओ, आपका मन में सी का बना रहा हूँ, तो सी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सी के ऊपर बी के कारण नॉर्मल लग रहा है, और सी का एक्सेलरेशन तो वही होगा जो पहले निकाल चुके हम लोग। तो नेट फोर्स ऑन सी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एन है इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और ए का वैल्यू कितना है, एफ बाय 5m, तो 2f/5 आ जाएगा। एक वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, तो ठीक है ना। तो नॉर्मल बिटवीन बी एंड सी कितना आ गया, 2f/5, उसको यहाँ पुट करेंगे तो म्यू इंटू 2f/5, ठीक है। तो लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पे mg लेस देन इक्वल टू एफ मैक्स, तो ये आया, ठीक है। तो आपसे बोला था मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ, तो एफ का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ रहा, 5mg/2μ, तो एफ का वैल्यू का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 5mg/2μ, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33 में अब ब्लॉक ऑफ मास m, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा गया है और इस सरफेस के लिए बोल दिया गया tan थीटा ग्रेटर देन म्यू है, ठीक है। तो ब्लॉक को रेस्ट पे रखा गया बाय अप्लाइंग ए फोर्स p विच इज पैरेलल टू द इंक्लाइन। अब p का वैल्यू को चेंज किया गया, इंक्रीज किया गया फ्रॉम p1 टू p2, p1 p2 का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है। तो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू भी ऑफकोर्स वेरी करेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स का वेरिएशन का ग्राफ कैसा आएगा विद रिस्पेक्ट टू p, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, सबसे पहले tan थीटा ग्रेटर देन म्यू बोला गया है, तो इसका मतलब हो जाएगा sin थीटा ग्रेटर देन म्यू कॉस थीटा। तो sin थीटा ग्रेटर देन म्यू कॉस थीटा मतलब p1 पॉजिटिव है, और p1 पॉजिटिव है, और p2 तो पॉजिटिव होगा ही, p2 p1 से बड़ा भी है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हम लोग जिस फोर्स से स्टार्ट किया वो एक्चुअली में ऊपर ही लग रहा है, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन को वो पॉजिटिव लेने बोला गया था। तो ऊपर की तरफ फोर्स लगाना स्टार्ट किया, और फोर्स को बढ़ाते बढ़ाते क्या कर दिया, p2 कर दिए, ठीक है। तो हम लोग काम करते हैं, जब इस पर p1 लग रहा है उस समय देखते हैं इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा हो। तो आपको क्वेश्चन में हमेशा बोल दिया गया है कि एस पी इज वेरिड द फ्रिक्शनल फोर्स इतना, ठीक है। याद रखना कि ब्लॉक इज ऑलवेज स्टेशनरी, ठीक है। ब्लॉक हमेशा आपका ब्लॉक इज हेल्ड स्टेशनरी है ना, तो ब्लॉक हमेशा स्टेशनरी है, तो नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक 0 होना चाहिए, ठीक है। जब इतना फोर्स लग रहा है, p1 अप द इनक्लाइन लग रहा है, mg sin थीटा डाउन द इनक्लाइन लग रहा है, mg sin थीटा ग्रेविटी के कारण डाउन द इनक्लाइन लग रहा था, और क्वेश्चन ने बोल दिया था, याद रखना अगर p1 नहीं लगते रहता तो ब्लॉक नीचे आता, ठीक है। क्वेश्चन ने बोल दिया है ना, तो फ्रिक्शन आपका मन आप जहां भी ले सकते हो, मैं फ्रिक्शन ऊपर मान रहा हूँ, ठीक है। तो p1 प्लस फ्रिक्शन mg sin थीटा को बैलेंस करोगे, ठीक है। अगर फ्रिक्शन का वैल्यू नेगेटिव आ गया मतलब मैंने गलत माना था, ठीक है। तो यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स कितना है, p1 प्लस एफ, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इतना है, तो p1 प्लस एफ, इसको f1 बोलते हैं ना, इज इक्वल टू mg sin थीटा। p1 का वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, तो अगर यहाँ पे हम लोग p1 का वैल्यू यहाँ से पुट किए तो f1 का वैल्यू पॉजिटिव आया, मतलब एक्चुअली में जिस डायरेक्शन मैंने f1 एज्यूम किया उसी डायरेक्शन में f1 एग्जिस्ट भी कर रहा है, लग भी रहा है, और उसका वैल्यू कितना है, पॉजिटिव आया, ठीक है। अब सेकंड केस में p2 लग रहा होगा, तो मान लो फिर से मैं f2 जो सेकंड केस का फ्रिक्शन लग रहा है उसको ऊपर मान रहा हूँ, और mg sin थीटा फिर से वो तो नीचे ही रहेगा। तो f2 पॉजिटिव आ गया तो सही माना हो, f2 नेगेटिव आ गया तो जिस डायरेक्शन में माना हो उसका अपोजिट मानना हो, ठीक है। तो यहाँ भी अगर लिखे इक्वेशन, याद रखना क्वेश्चन में बोला गया कि ब्लॉक इज हेल्ड स्टेशनरी, ठीक है ना। तो दोनों केसेस में नेट फोर्स 0 होना चाहिए, लेकिन फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमें नहीं पता किस तरफ लगना चाहिए, वो तो डिपेंड करेगा ब्लॉक का टेंडेंसी किस तरफ जाने का। तो मैं इस केस में गेस मारा था ऊपर है, और सही भी हो गया। अगर नेगेटिव आता मतलब नीचे करना पड़ता, ठीक है। वैसे इस केस में भी मैं ऊपर गेस मार रहा हूँ, देखते क्या आता है। p2 का वैल्यू यहाँ से पुट करें तो सेकंड केस में आप देख सकते हो फ्रिक्शन का वैल्यू नेगेटिव आया, फ्रिक्शन का वैल्यू नेगेटिव आया मतलब मैंने यहाँ पे गलत माना है, ऊपर माना है, तो फ्रिक्शन एक्चुअली में नीचे है, ठीक है। तो जो भी हो, क्योंकि हम लोग को अपवर्ड पॉजिटिव मानना था तो फ्रिक्शन को मैं ऐसे ही बोलूंगा, है ना। फ्रिक्शन क्या है, नेगेटिव बोलूंगा, क्योंकि एक्चुअली फ्रिक्शन नीचे लग रहा है, ठीक है ना। तो आपने p1 पे कितना, जब इतना p का वैल्यू इतना था तब फ्रिक्शन निकाल लिया, p का वैल्यू इतना था तब फ्रिक्शन निकाल लिया, लेकिन हमें p1 से p2 तक का हर एक वैल्यू के लिए फ्रिक्शन का वैल्यू निकालना है, तभी तो ग्राफ पता चलेगा, ठीक है। लेकिन चारों ग्राफ में फ़र्क से हम लोग आंसर एलिमिनेट कर सकते हैं। अभी देखो p1 तो f1 तो पॉजिटिव आया है, ठीक है, यानी p1 के करस्पॉन्डिंग जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो पॉजिटिव होना चाहिए, जो कि इस केस में है, और p2 का करस्पॉन्डिंग जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो नेगेटिव होना चाहिए, जो कि इस केस में है, ठीक है। यानी ये ग्राफ सही हो सकता है। इस ग्राफ में दोनों p1 के अगेंस्ट वाला और p2 के अगेंस्ट वाला पॉजिटिव है, तो ये गलत है। वैसे p1 में यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, लेकिन उल्टा कर दिया लोग तो गलत है। यहाँ पे दोनों नेगेटिव है तो ये भी गलत है, तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, ठीक है। बीच का निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 में ब्लॉक इज मूविंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन टेकिंग एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल and coefficient of friction is mu, the force required to just push it up the incline is 3 times the force required to just prevent it from sliding down. तो if we define n to be 10 times mu, तो n का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। यहाँ प्रिंटिंग था प्रॉब्लम, तो ब्लॉक को ऊपर जस्ट भेजने में मतलब क्या, फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुश, जस्ट बोला जाएगा, जस्ट मतलब हो जाता है, जस्ट का मतलब समझना वर्ज ऑफ मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट पुश इट अप मतलब वो ऊपर के डायरेक्शन में, तो जस्ट पुश इट अप मतलब ऐसा है, ऑन द वर्ज ऑफ मोशन अपवर्ड है, लेकिन एक्चुअली मूव नहीं कर रहा, ऑन द वर्ज ऑफ मोशन है। वैसे जस्ट प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन मतलब डाउन द डायरेक्शन, डाउन द इंक्लाइन जाने के डायरेक्शन के वर्ज पे, ठीक है। और जब भी ऑब्जेक्ट वर्ज ऑफ मोशन पे होता है तो उसमें फ्रिक्शन अपोजिट टू द टेंडेंसी रहता है, और
मैक्सिमम लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ज ऑफ मोशन अपवर्ड है, अपवर्ड जाने का टेंडेंसी में है तो डाउनवर्ड लगेगा फ्रिक्शन, मैक्सिमम लगेगा। वैसे यहाँ पे डाउनवर्ड जाने का टेंडेंसी है तो अपवर्ड फ्रिक्शन लगेगा, मैक्सिमम लगेगा। यहाँ पे और कौन सा फोर्स लगेगा, mg sin थीटा लगेगा। यहाँ पे भी और कौन सा फोर्स लगेगा, mg sin थीटा लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बोला गया था फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुश इट अप द इंक्लाइन, तो पुश इट अप द इंक्लाइन बोला गया मतलब जो आप फोर्स लगा रहे होंगे F1 वो अप द इंक्लाइन लगा रहे होंगे, ये आपका वाला फोर्स है। और इस केस में याद रखना दो, यहाँ पे बोलते हैं फ्रॉम प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन, तो इस केस में भी आप फोर्स अपवर्ड ही लगा रहे हो। तो पहले केस में ऊपर मूव करवाना था आपको ऑन द वर्ज ऑफ मोशन के बाद, इसलिए फोर्स ऊपर लगा रहे थे। सेकंड केस में आप कुछ भी फोर्स नहीं लगा रहे हो तो नीचे आने लग रहा है, तो आप मिनिमम फोर्स लगा के इसको रोक के रखे हो, ठीक है। ऑन द वर्ज ऑफ मोशन डाउनवर्ड है, तो दोनों केस में फोर्स ऊपर ही लगा रहे हो, ठीक है। एक केस में बड़ा होगा और एक केस में छोटा होगा, जो भी उससे फर्क नहीं पड़ता। कैलकुलेशन अब इक्वेशन लिखते हैं, क्योंकि वर्ज ऑफ मोशन है मतलब इक्विलिब्रियम में ही है, चल तो रहा नहीं है, एक्सेलरेशन 0 है, तो हम लोग नेट फोर्स को इक्वेट करेंगे, 0 करेंगे, तो दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू दिस। वैसे यहाँ पे दिस प्लस दिस, सॉरी दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस होना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला गया था द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुश अप द इंक्लाइन इज 3 टाइम्स ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन, तो F1 इज 3 टाइम्स ऑफ F2, ये क्वेश्चन में बोला गया F1 इज 3 टाइम्स ऑफ F2, ठीक है। तो F1 3 टाइम्स ऑफ F2 मतलब दिस थिंग इज 3 टाइम्स ऑफ दिस थिंग, है ना। तो इसका 3 टाइम्स करके इससे इक्वेट कर देंगे। F1 3 टाइम्स F2 करेंगे तो ये रिलेशन आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे म्यू का वैल्यू क्या आ गया, tan थीटा बाई 2, थीटा 45 है, तो tan 45/2 मतलब 1/2, तो म्यू का वैल्यू 1/2 आया, तो म्यू का वैल्यू हाफ पुट करेंगे तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में द स्ट्रिंग एंड ऑल द पुलीज आर आइडियल एक्सेलरेशन ऑफ m, तो इसका एक्सेलरेशन पूछा गया है। अब मान लो इस सबसे बड़ी वाली रस्सी में, एक ही रस्सी है ना, ये सबसे बड़ी रस्सी में टेंशन यहाँ पे t है, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन t है, तो यहाँ भी t होगा, यहाँ भी t होगा, यहाँ भी t होगा, है ना। अब इस पुली का इक्विलिब्रियम देखेंगे तो इस पुली के ऊपर तरफ T2T लग रहा है और नीचे तरफ T लग रहा है, तो क्योंकि पुली का इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो 2T इक्वल टू T होना चाहिए, तो 2T इक्वल टू T की है, इससे T का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। तो यानी इस ब्लॉक को देखेंगे तो इस पर जो टेंशन लग रहा है, क्योंकि सेम ही रस्सी का पार्ट है, तो इसमें टेंशन लग रहा है वो T होगा और वो 0 है। डाउनवर्ड फोर्स mg लग रहा है मतलब एक ही फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, बाकी कोई फोर्स लग रहा है मतलब फ्री फॉल में होगा, ठीक है ना। तो इसका एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा, d डाउनवर्ड, दिस माइनस दिस डिवाइडेड मास, तो mg डाउनवर्ड यानी g डाउनवर्ड, ठीक है। A block of mass m resting on a wedge of angle theta is shown in figure. The wedge is given an acceleration a towards left. What is the minimum value of a due to external agent so that the mass m falls freely? तो मास m फॉल्स फ्रीली है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, मास m का एक्सेलरेशन एज सीन फ्रॉम अर्थ क्या होना चाहिए, g डाउनवर्ड, ठीक है ना। तो इसका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, g डाउनवर्ड, ठीक है। और अगर हम लोग पुली में बैठ जाए, मतलब इसमें वेज में बैठ जाए, तो वेज का एक्सेलरेशन a टुवर्ड्स राइट है, तो सूडो फोर्स इसमें लगेगा ma टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है ना। अर्थ के कारण mg लग रहा है, इतना लग रहा है, ठीक है ना। आपको बोल दिया गया है मास इज फॉलिंग फ्रीली, मास इज फॉलिंग फ्रीली, इसका मतलब क्या है, उसमें नॉर्मल वगैरह 0 लग रहा है, कुछ नॉर्मल कुछ नहीं, खाली mg लग रहा होगा, ठीक है। ma तो लगा है क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठे हुए हैं, तो इसलिए ma लगा दिया, ठीक है ना। तो अगर ग्राउंड से देखेंगे तो सिर्फ यही फोर्स लगा रहा होगा, इसमें बैठ के देखेंगे तो ये और ये दोनों लग रहा होगा, क्योंकि सूडो फोर्स है, ये सूडो फोर्स है, ठीक है ना। अब इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा, इसके कारण कितना एक्सेलरेशन आएगा, इस कंपोनेंट के कारण देखेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा दिस बाय मास यानी ए एक्सेलरेशन आएगा, और इसके कारण कितना एक्सेलरेशन आएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में जी आएगा, ठीक है ना। ये सब विद रिस्पेक्ट टू वेज देख रहे हो, वेज में बैठ के देखेंगे तो ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ए है, वर्टिकल एक्सेलरेशन जी है, ठीक है ना। इन दोनों का कुछ रिजल्टेंट जो आएगा, वो जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या चाहेंगे कि ये रिजल्टेंट जो हो वो, जैसे यहाँ पे एंगल कितना है थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। मान लो इस एंगल को मैं अल्फा बोल रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या चाहेंगे कि ये जो एंगल आ रहा है यहाँ पे, ये जो एंगल आ रहा है दैट शुड बी ग्रेटर देन अल्फा, ठीक है। मान लो इसको मैं बीटा बोल रहा हूँ, ठीक है। तो एंगल बीटा शुड बी ग्रेटर देन अल्फा, क्यों, तभी तो इंक्लाइन से कॉन्टैक्ट ब्रेक करेगा वो। आप क्या चाहोगे, आप चाहोगे कि अगर आप इंक्लाइन में बैठ के इस ब्लॉक को देख रहे हो और ब्लॉक आपको बोल दिया गया फ्री फॉल कर रहा है, ब्लॉक अगर फ्री फॉल कर रहा है इसका मतलब क्या है, बॉल शुरू में तो बॉल मतलब क्या, ब्लॉक शुरू में कांटेक्ट में है, तो फ्री फॉल कर रहा है मतलब अगर ये ऐसा या ऐसा चलता तब तो कांटेक्ट में ही रह जाएगा इंक्लाइन के, ठीक है। अलॉन्ग द इंक्लाइन चलेगा तो कांटेक्ट में ही रह जाएगा, तो इंक्लाइन के अलॉन्ग नहीं चलना चाहिए, उससे थोड़ा एंगल उधर जाना चाहिए, समझ में आई बात। तो कांटेक्ट तभी ब्रेक होगा जब ये वाला एंगल इज ग्रेटर देन अल्फा, पैरेलल टू द इंक्लाइन नहीं चलेगा, पैरेलल से थोड़ा उधर चलेगा, ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे तो ये वाला डायरेक्शन के लिए एंगल होता है, जो भी एंगल होगा ये अल्फा होगा, तो आपका एक्चुअल में जो मोशन होना चाहिए इस डायरेक्शन से ऊपर होना चाहिए थोड़ा, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट ब्रेक तभी होगा इफ बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, जब ये वाला एंगल अल्फा से बड़ा हो। जैसे सपोज एक एग्जांपल देता हूँ, आपका एंगल ऐसा हो, अगर ऐसा जाएगा तो कॉन्टैक्ट ब्रेक हो चुका है, ठीक है। ऐसा जाएगा तो देयर इज नो कॉन्टैक्ट ब्रेक, ऐसा जाएगा तो कॉन्टैक्ट ब्रेक हो चुका है। इनके बीच का भी कोई रहेगा तो कॉन्टैक्ट ब्रेक, इन सब में कॉन्टैक्ट ब्रेक हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इन सब केसेस में एंगल जो होगा वो ग्रेटर देन अल्फा होगा। तो कॉन्टैक्ट ब्रेक करने के लिए बीटा शुड बी ग्रेटर देन अल्फा, ठीक है। अब बीटा अगर ग्रेटर देन अल्फा है तो tan बीटा ग्रेटर देन tan अल्फा हो जाएगा। tan बीटा कैसे आएगा, यहाँ से अगर आप देखो तो ये एंगल को मैं बीटा बोल रहा हूँ, tan बीटा क्या हो जाएगा, दिस बाय दिस, ये लेंथ कितना है a के बराबर है और ये लेंथ कितना है g के बराबर है, तो tan बीटा हो जाएगा a बाय जी। tan बीटा a बाय जी है तो a बाय जी इज ग्रेटर देन tan अल्फा, और अल्फा कितना है,
अल्फ़ा आप देखोगे तो 90 माइनस थीटा इस ट्रायंगल से, अल्फ़ा 90 माइनस थीटा है, तो tan अल्फ़ा को हम लोग लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा मतलब कॉट थीटा, ठीक है। तो ये कॉट थीटा हो गया, यानी a बाई जी इज़ ग्रेटर देन कॉट थीटा, यानी a ग्रेटर देन जी कॉट थीटा। तो मिनिमम एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, जी कॉट थीटा, ठीक है ना। तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, जी कॉट थीटा। समझ में आई बात? आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। अगर थोड़ा बड़ा हो गया होगा, इतना टाइम बोला गया तो कोई क्वेश्चन को ज़्यादा एक्सप्लेन करने में टाइम चला गया होगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सपोर्ट करते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अंटिल देन बाय।